तो बच्चों देखोगे कि जैसे मैंने बोला कि ये पेपर थोड़ा सा टफ था। तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि व्हाट इज कॉल्ड टफ इन द जेई मेन। और आपके स्कूल एग्जाम्स क्या हैं, फिर उसके बियॉन्ड जेई मेन क्या है और जेई एडवांस क्या है। उसमें ऐसा नहीं कि गैप बहुत ज़्यादा है। यस, ओके, ऑल राइट कि व्हेन यू प्रिपेयर फॉर द स्कूल एग्जाम्स एंड व्हेन आई आस्क फ्रॉम यू what is being done in your school, और you keep on revealing me the theory part कि इस तरीके से हो रहा वहाँ पे, तो उससे एक चीज समझ में आती है कि बिकॉज स्कूल एग्जाम्स आर नॉट टोटली फोकस्ड टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल्स और टुवर्ड्स द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। उनमें एक पार्ट थ्योरी का भी होता है। वो थ्योरी वाला पार्ट एग्जाम की टफनेस को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इजी बना देता है, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी विल नेवर चेंज। इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है, कैसे डिराइव करना है ग्राफिकली कैलकुलस से, न्यूटन्स सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ कैसे डिराइव करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से न्यूटन सेकंड लॉ कैसे डिराइव करना, थर्ड लॉ कैसे डिराइव करना है, या वर्क एनर्जी थ्योरम का एक्सप्रेशन, ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन, व्हाट आर केपलर्स लॉज एंड ऑल। तो ये एक पूरे उसको, क्योंकि क्लासिकल इंफॉर्मेशन है, इसमें नथिंग हैज टू बी चेंज्ड। तो इजी कैसे हो जाता कि जो बच्चे एनालिटिकल नहीं भी हैं, इसमें कोई चेंजेस तो है नहीं। एक बार आपने किया, दो बार पढ़ा, तीन बार पढ़ा और अल्टीमेटली याद करना है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाता है कि वो चीज एक इजी हो जाती है, क्योंकि एनालिटिकल कुछ भी नहीं है। और जिन बच्चों में एक एनालिटिकल कैपेसिटी में कुछ लिमिटेशंस हैं, उनके लिए जैसे ही हम क्वेश्चंस के टुवर्ड्स आते हैं, तो सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन कई तरीके से हो सकता है। अप्लाई फंडामेंटल डेफिनेशन करनी होगी, एक प्रॉपर, मतलब एक प्रॉपरली फिगर बनाना होगा, उसके पैरामीटर्स को नोट करना होगा, इन व्हाट वे द होल चैप्टर हैज टू बी यूज्ड इन टू और थ्री इक्वेशंस, उन चीजों पे ध्यान देना होगा। तो इसी चीज को आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा टफ, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि इस पेपर में अगर एक बच्चा रियली कॉन्सेप्ट्स के, बिल्कुल एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को डेफिनेशन के टच में होता है, मेरी पूरी कॉपी जितना भी मैंने क्लास में कराया है, उनके सारे कॉन्सेप्ट्स उसकी मेमोरी में होते, और वो जब आप लोग पेपर देते हो, तो अब आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से होते कि टू रिमेंबर द इंफॉर्मेशन इज नॉट ए वेरी टफ टास्क। इफ आई रिमेंबर द इंफॉर्मेशन of whole of what has been done in the class, I can remember it in one go। तो फिर मैं उसके एप्लीकेशंस के बारे में सोचा, मुझसे पूछा क्या गया है और मुझे उस इंफॉर्मेशन तक, जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है वहां तक कैसे पहुंचना है। तो फिर आपकी एक सोचने की बारी आती। और इसी को आजकल, मतलब इवन मैं भी क्या बोलूं, दो इट इज नॉट टफ, बट looking at the how students are doing nowadays, majority of the students are doing nowadays, so from that point of view it would be tough। आप देखो क्वेश्चन नंबर वन। अब क्वेश्चन नंबर वन में और इस तरीके के इसमें ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चंस करेक्ट किए जा सकते थे। आप देखो क्वेश्चन नंबर वन में, और एक तो और मतलब एक, आपकी जो क्लास के नोट्स हैं वो तो अच्छे होने ही चाहिए। और इधर कई बार मुझे एक किसी वीडियो को मैं आपके लिए बनाता हूँ और भेजता हूँ कि आप लोग रियली उस वीडियो को ठीक से देखोगे। बट और उनमें से कई बच्चे हैं, मतलब मुझे रिपोर्ट भी करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि अक्षत हो गया, सौर्य हो गया, या इवन नमन हो गया, कुछ लोग बोलते हैं कि यस वी हैव सीन दोज वीडियोस। बट जब मैं उसके वॉच आवर्स को यहाँ देखता हूँ, तो वॉच आवर्स से मुझे समझ में आ रहा था कि ये वीडियो नहीं देखी है। तो जो है ना कि एक तो कॉन्सेप्ट के सीखने में एक ये झूठ बोलने वाली चीज नहीं होनी चाहिए। इफ यू वांट टू रियली वांट टू लर्न समथिंग, आपको उस पॉइंट पे पहुंचना है। नहीं आप मुझसे बोलोगे मैंने कर भी लिया है और आपने किया भी नहीं है, तो ऑब्वियसली फिर ऐसे में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर वन देखो,
बिल्कुल बेसिक्स पे बेस्ड था। आपको एक थीटा एंगल के इंक्लाइन पे एम सॉरी नॉट दैट, एक एम मास के ब्लॉक को जो कि हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे है, आपको फोर्स एफ अप्लाई किया गया थीटा एंगल पे हॉरिजॉन्टल से, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, और कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे पुल करना है। तो जब एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आएगा, डिस्प्लेसमेंट डी होगा, तो बोला गया व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स। तो आप देखो एफ बी डी बना है, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा, एन एम जी। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे रहेगा, क्योंकि ब्लॉक चल रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लगेगी म्यू एन। अब n प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, mg। दैट मींस n इक्वल्स व्हाट, mg माइनस एफ साइन थीटा, mg माइनस एफ साइन थीटा, ये n आ गया। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू होगी म्यू, और अगर ये फोर्स एफ कॉस थीटा के इक्वल होगा तो ब्लॉक तभी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। अगर एफ कॉस थीटा इससे छोटा होता तो ब्लॉक चलता नहीं, और इससे बड़ा होता तो ब्लॉक एक्सेलरेट होता। तो दैट मींस इस कंडीशन में जो एफ कॉस थीटा है दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, म्यू mg माइनस एफ साइन थीटा। सो इससे आपका एफ की वैल्यू आ गई, ए बिकम्स म्यू mg डिवाइडेड बाई म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब आपको वर्क डन बाय द फोर्स बताना है जबकि डिस्प्लेसमेंट डी होता है। तो फोर्स के दो कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल। ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट तो केवल हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है नहीं। सो वर्क डन डब्ल्यू विल बी इक्वल टू एफ कॉस थीटा, क्योंकि फोर्स के एफ कॉस थीटा इसी तो वर्क होगा, डिस्प्लेसमेंट की ओर का जो कंपोनेंट है। सो म्यू mg cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा इंटू व्हाट, फोर्स का ये वाला कंपोनेंट इंटू डिस्प्लेसमेंट डी। चलो उसी ओर का डिस्प्लेसमेंट है इसलिए cos जीरो, ये वर्क डन आ गया। अब मे बी कि आप में से सब लोगों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ होगा, क्यों? जो लोग सेशन में भी प्रेजेंट हैं, हाउ मेनी ऑफ देम हैड करेक्टेड दिस क्वेश्चन? दोज हु हैड करेक्टेड, just let me know if anyone had corrected that question, speak out. So only Akshay said कि yes, Sir, I also did it. करेक्ट नहीं किया था, जबकि अब मैं इसमें क्या बोलूं, मतलब इज इट टफ? आप खुद से सोचो। जो बेसिक चीजें बताई गई हैं, एक भूमिका सेट की, यस भूमिका ऑल्सो करेक्टेड। तो देखो जिनसे करेक्ट हुआ है आई अप्रिशिएट कि वो लोग एक प्रॉपर एफबीडी बनाते हैं, क्या पूछा गया है दे रियली फाइंड दैट, और फिर उसे एग्जैक्टली कर पाते हैं। मतलब ऐसा क्वेश्चन भी, अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व करने की कैपेसिटी में हैं, तो दैट मीन्स कि जेई मेन के पेपर में यूजुअली आप अच्छा कर सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में था कि एक फोर्स है एफ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। ये स्प्रिंग का फोर्स है, मतलब कोई रबर बैंड इस तरीके से फोर्स अपना प्रोड्यूस कराता है, जबकि एक्स उसमें एलोंगेशन है। ए और बी कॉन्स्टेंट्स हैं, द वर्क डन इन स्टिचिंग द अनस्ट्रेस्ड बैंड बाई एल। एक तरीके से आपको इस फोर्स के अगेंस्ट होगी वेरिएबल फोर्स है, एल डिस्प्लेसमेंट वर्क ही तो कैलकुलेट कर रहा हूं, तो वेरिएबल फोर्स है। तो आप क्या करते हैं, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर फोर्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू एल। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, ए एक्स डी एक्स, तो आ जाता ए एल स्क्वायर बाई टू प्लस बी, और ये आता एल क्यूब बाई थ्री, ये वर्क आ जाता है। सो दिस वाज नॉट टफ। तो इसमें से, और जो है कि करेक्ट ऑप्शन आ गया ऑप्शन डी। तो ये जिन बच्चों का करेक्ट था राइट, यस, ये सो अक्षत का करेक्ट था, एंड नमन का, सौर्य का करेक्ट था, नव्या का करेक्ट था,
तो लेकिन ये क्वेश्चन एक बिल्कुल बच्चों बेसिक क्वेश्चन था, और पार्थ गोयल का भी करेक्ट था। सो यू सी, मतलब था बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन देखो। आप मुझे, जब मैं पहुंचूंगा एक ऐसे क्वेश्चन पे कि आप लोग सर ये टफ था, आप मुझे बताना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, F equals to 60 is acting on a particle of mass 1 kg, और एक चीज एश्योर्ड है कि अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस करेक्टली सॉल्व कर सकते हो, तो दैट मीन्स कि स्कूल एग्जाम में तो फॉर श्योर, मतलब फिर आप, क्योंकि वो क्वेश्चंस इससे थोड़े से इजी होंगे या न्यूमेरिकल पैटर्न में ज्यादा होंगे, तो आप उन्हें भी सॉल्व कर सकते हो। सो इसी रेस्ट से स्टार्ट करता है, वर्क डन बाय द फोर्स इन फर्स्ट टी सेकेंड्स। फोर्स F equals what? M into A. So M into A equals to 60. So A is dV by dt is equal to 60. M 1 kg है, so this becomes dV equals to 60 dt. इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू, और कितने सेकंड से बोला गया है? 1 सेकंड में। 1 0 to V, क्योंकि वेलोसिटी इनिशियल 0 थी। सो इससे आगे आपका कि V इक्वल्स टू 6 t dt t स्क्वायर बाई 2, सो दैट विल बी 1/2, दैट इज व्हाट 3। अब इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ m, v स्क्वायर मींस 9, सो दैट इज 4.5। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? वर्क डन बाई एन एक्सटर्नल फोर्स appears in the form of kinetic energy. So that means कि जितना काइनेटिक एनर्जी चेंज आया, that was the work done. So option C was correct. ये कितने बच्चों का करेक्ट था? राइट, यस, दोज हु करेक्टेड। नव्या का करेक्ट था, पार्थ गोयल का करेक्ट था। सो बच्चों, इसमें जो ना कि आप ये देखो कि एक, मतलब मैंने इसी बात को बोला, रिलेट करना, कि जैसे ही क्वेश्चन दिया गया, फोर्स वेरिएबल है, दो एक्स का फंक्शन नहीं है, आपको तुरंत लगता कि एक पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फोर्स वेरिएबल है, तो दैट मीन्स कि मैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के टर्म से तो ये है नहीं, ये तो नहीं पूछा गया कि जब डिस्प्लेसमेंट इतना हो रहेगा तो वर्क डन कितना होगा टाइम के टर्म्स में। बस आप तुरंत समझ जाते। इसका मतलब कि अगर उस टाइम पे वेलोसिटी निकालेंगे, पहले की वेलोसिटी 0 है, तो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी व्हाट? वर्क डन। एक, जब भी आप स्मूथली एग्जाम के पर्पस से कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो एक चीज हमेशा होता है कि क्वेश्चन की पूरी डिजाइनिंग, इन व्हाट वे यू आर गोइंग टू डू इट, वो व्हेन यू रीड द क्वेश्चन, इमीडिएटली यू प्लान द डिजाइन, तुरंत एक उसका डिजाइन सामने आ जाता है, और फिर आप उसी पे कॉन्फिडेंटली एफर्ट करते हो, तभी तो आप उसमें पूरा एफर्ट लगा पाओगे। अगर आप कंफ्यूज रहते हो सॉल्व करने, ऐसा तो नहीं वैसा तो नहीं, आपकी पूरी एनर्जी, आपकी पूरी इंटेलिजेंस लगेगी नहीं उसके सर्च करने में। इसलिए होना क्या चाहिए कि सब्जेक्ट मैटर पे एक ऐसा कमांड हो कि जैसे लगना चाहिए कि आप खुद से, आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए। ऐसा कोई रूल ही नहीं है, ऐसा कोई लॉ नहीं जो मुझे याद नहीं है। तो फिर क्या होगा? देन आई नो ईच एंड एवरी टेक्नोलॉजी दैट कैन बी यूज्ड इन इट। तो फिर आपका दिमाग, जिसे आप बोलते हो ना, आप में से जिस बच्चे से बात करो कि बुद्धू हो तुम, बेकार हो, वो मानता नहीं है। मीन्स व्हाट? यू अंडरस्टैंड दैट यू आर इंटेलिजेंट। सो इफ यू अंडरस्टैंड दैट यू आर इंटेलिजेंट, तो दैट मीन्स व्हाट कि इंटेलिजेंस अप्लाई करने के लिए यू नीड सर्टेन इंफॉर्मेशन वेयर यू विल अप्लाई द इंटेलिजेंस। आपके पास सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो आप इंटेलिजेंस सोचोगे क्या? समझ रहे हो ना? कोई सब में एक डाउट है। बाबा बागेश्वर धाम तो हो नहीं। क्वेश्चन नंबर सर मेरे को 4, प्रीवियस क्वेश्चन में एक डाउट था सर। अब आप देखो। बोले एक पार्टिकल की सर्कुलर पाथ की आर रेडियस के सर्कल पे चल रहा है, एम मास का पार्टिकल है, और उसकी काइनेटिक एनर्जी दे रखी है ए एस स्क्वायर, एस इज द डिस्टेंस मूव बाय इट। सो आप लिख दो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू ए एस स्क्वायर। सबसे पहले क्वेश्चन की डिजाइनिंग, जैसे आपने देखा सर्कुलर पाथ पे काइनेटिक एनर्जी एस का फंक्शन है, डिस्टेंस के साथ चेंज हो रही है, इसका मतलब कि वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है, दैट मीन्स की टेंजेंशियल फोर्स होगा।
और काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं है, दैट मीन्स व्हाट, एमवी स्क्वायर बाई आर पैरामीटर की भी कुछ वैल्यू होगी। सो एमवी स्क्वायर बाई आर पैरामीटर की अगर कुछ वैल्यू है तो दैट मीन्स व्हाट कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी है। तो आपको दोनों का रिजल्टेंट निकालना होगा। अब इसके बाद जो बीच की मैथमेटिक्स है वो जब आप व्हेन यू राइट द इक्वेशन तो ग्रेजुअली आती रहती है। यहाँ से पता लगा कि एम बी स्क्वेयर बाई आर इक्वल्स टू 2 a s स्क्वेयर बाई आर। तो आपको एफ सी तो पता लग गया, सेंट्रीपिटल फोर्स। दूसरा फोर्स, बिकॉज एम बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 a s स्क्वेयर, सो वी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2a बाई m, या इसे डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो और इजी होगा। इसका आपने डेरिवेटिव किया तो ये आ गया m v dv बाई डी एस, एस के रेस्पेक्ट में किया, m कांस्टेंट, v dv बाई डी एस इज इक्वल टू 4as, एस के रेस्पेक्ट में आ गया। और ये टर्म क्या है, इट इज टेंजेंशियल एक्सप्रेशन m इंटू a, या ये a ही तो है टेंजेंशियल एक्सप्रेशन। सो देयर इज अ टेंजेंशियल एक्सप्रेशन एफ टी, टेंजेंशियल फोर्स। इसका मतलब नेट फोर्स F आ गया स्क्वायर रूट ऑफ एफ टी स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर। सो दैट विल बिकम 2as के स्क्वायर और 2as स्क्वायर बाई आर। सो ये आ जाएगा आपका 2as बाहर आ जाएगा और इसके अंदर आ जाएगा 2, अंदर हो जाएगा 1, सॉरी 1 प्लस, और क्योंकि आप इसके स्क्वायर करोगे पूरे का और स्क्वायर आप उसका भी करोगे तो बाहर जो आप आएगा यहाँ से भी आ जाएगा, इसका हो गया 16as स्क्वायर और यहाँ पे 2as, तो अंदर एक s बच जाएगा, बाहर आएगा 2as। तो अंदर 2 तो होगा ना यहाँ पे, क्योंकि ये 2 अंदर जाएगा 4 और 4 इंटू अंदर होगा यहाँ पे 8 होगा। जब ये 2 अंदर जाएगा तो दैट बी व्हाट 8 और अंदर स्क्वायर है, सो 8 प्लस वहां पे होगा s बाई आर, 8 प्लस s बाई आर। सो ऑप्शन 8 नहीं आएगा। मैंने यहाँ पे किया एम बी स्क्वायर इक्वल टू 2as स्क्वायर, तो एम वी डी बाई डी एस इक्वल टू 4as, तो 4as का होल स्क्वायर करोगे तो 4as के होल स्क्वायर में 4as स्क्वायर अगर आपने कॉमन लिया तो यही तो आएगा ना। और हाँ वहां पे अच्छा स्क्वायर, मैं चलो पूरा करके देख लेता हूँ, ठीक है। लेकिन ऑप्शन से फिर भी लग रहा है देख करके, वो आप जब डालोगे मतलब मे बी कि मैंने ऐसे ही वर्बली किया, तो आप देखो ऑप्शन से पता लग रहा कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब लेट्स एनालाइज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन फॉर श्योर एक बिल्कुल ऑर्डिनरी क्वेश्चन नहीं था, लेकिन कैन यू से कि if you are really practicing properly, you are following the class notes, you are understanding everything what has been told to you, tangential accretion, centripetal accretion, etc., tangential force, centripetal force, तो क्या एक एक स्टेप आप करते तो क्या फिर ये क्वेश्चन रियली टफ था? हम्म, कितने लोगों ने इसे करेक्ट किया था? इसे कितने लोगों ने करेक्ट किया था? अभी मुझे और दुनिया की चीजें मत बताओ कि क्वेश्चन नंबर 3 हम ऐसे कर सकते हैं वैसे कर सकते हैं। जो मोस्ट कॉन्क्रीट तरीका है, कई बार बच्चों के, बहुत से बच्चों के सीखने में प्रॉब्लम ये आती है कि वो लोग, मतलब एग्जाम्स का एक तरीका होता है कि एग्जाम में आपको कैसे करना है, मतलब फोर्स टाइम का फंक्शन है, आई थिंक मैं पूरा रीड नहीं कर पाया, समवन वाज आस्किंग लाइक दैट। तो आप उसे पहले एक्स के फंक्शन में कन्वर्ट करो फिर एफ इंटू एक्स। एग्जाम का मतलब है कि डू फ्रॉम द मोस्ट डायरेक्ट मेथड, बिल्कुल कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट व्हाट एग्जामिनर वांटेड टू आस्क फ्रॉम यू, आप बिल्कुल उस चीज को कैच करो, देन ओनली यू कुड बी अमंग द टॉप रैंकर्स इन द एग्जाम।
मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में आप एक एक स्टेप में के थ्रू जाओ। ये क्वेश्चन कितने लोगों का करेक्ट हुआ? दोज हु करेक्टेड राइट, यस। अक्षत ने लिखा यस, एंड नो वन एल्स। और ये क्वेश्चन हमारी बुकलेट का है। मतलब आप ये देखो कि जैसे होता है ना, एक आप रैंडम सा वर्क इधर से करते हो उधर से करते हो। आपका नोटबुक का वर्क, नोटबुक के एग्जांपल्स, हमारी बुकलेट के क्वेश्चंस उतने भी अगर देखा जाए तो आपका उस पे जब कमांड स्टैब्लिश नहीं होता है, तभी तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते और आपको एक यूजुअल सा पेपर टफ लगने लग जाता है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। अब इसमें भी देखो, सेंटीमीटर एक्सेशन AC दे रखा है, k स्क्वायर r t स्क्वायर। पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल पूछा गया है। अब अगर सेंटीमीटर एक्सेशन टाइम का डिपेंडेंट है, इसका मतलब कि वेलोसिटी टाइम पे डिपेंडेंट होगी। This is v square by r is equal to k square r t square. It means v equals to k r t. इसका मतलब dv by dt what you call tangential acceleration is what? k r. अब देखो पार्टिकल के ऊपर दो फोर्सेस लगते हैं, एक सेंटर की ओर Fc और एक टेंजेंशियल फोर्स Fp if tangential acceleration is present. पावर डिलीवर्ड में वेलोसिटी तो टेंजेंशियल होगी, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो उसका F डॉट V क्या होगा? जीरो। आपको जो पावर डिलीवर होगी क्या टेंजेंशियल फोर्स से होगी डेवलप? पावर विल बी टेंजेंशियल फोर्स एम के आर। के आर इज द टेंजेंशियल एक्सेशन, सो एम के आर इज अ फोर्स into velocity v. Velocity v is what? krt. So krt means k square r square t. So this is the power delivered. So option C is correct. ये कितने बच्चों से करेक्ट हुआ? If you are not doing such questions correct, it means you are trying to mug up. So I would tell you कि अभी भी बहुत टाइम है। आप ट्राई टू जनरेट द एनालिटिकल कैपेसिटी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के थ्रू। कोई क्वेश्चन मग्ड अप है या नहीं है, मतलब केवल आप यू कैन नॉट बी बेस्ड अपॉन दिस क्वेश्चन कि मैंने ये किया है तो मैं इसे कर दूंगा, मैंने ये किया हुआ क्वेश्चन है तो बिल्कुल वही क्वेश्चन आ गया तो मैं कर दूंगा। इसमें बिल्कुल कुछ भी टफ नहीं था कि सेंटीमीटर एक्सटेंशन दे रखा है, वो वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल होगा। आपका वी रेफरेंस ऑफ टाइम टी आ गया। इट मीन्स कि दो फोर्सेस हैं, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सटेंशन है तो टेंजेंशियल फोर्स भी है और सेंटीमीटर फोर्स भी है। अब जो फोर्स सेंटर की ओर लग रहा है, उसका वेलोसिटी के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? जीरो। एफ डॉट वी, दैट इज अ पावर। तो टेंजेंशियल फोर्स का जो प्रोडक्ट वी के साथ होगा, दैट गिव्स यू द पावर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6। इसमें एक 0.1 kg का ब्लॉक है और आपने ड्रॉप कराया 0.24 मीटर से। स्ट्राइक करता पेन में और कंप्रेस करता 0.01 मीटर। तो कितनी हाइट से ड्रॉप कराने से ये 0.04 मीटर कंप्रेस करेगा? तो आप देखो, आपने इक्वेशन लिखा पहले m 0.1 जी एच, तो ये आ गया आपका, आपने ड्रॉप करा 0.24 से, तो 0.24 प्लस और कंप्रेशन कितना हुआ? 0.24 मीटर, नहीं 0.01 मीटर। सो 0.01, क्योंकि ब्लॉक तो टोटल इतना नीचे गया ना, इतना उसकी पोटेंशियल का लॉस हुआ। दैट इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर 0.01 स्क्वायर। जो पोटेंशियल का टोटल लॉस है, 0.24 से ड्रॉप कराया और 0.1 मीटर इसे कंप्रेस किया तो इतना और नीचे गया। अब बाद में बोला गया कि अगर आपको 0.04 मीटर कंप्रेस कराना तो कितनी हाइट से? सो 0.1 इंटू जी इंटू एच प्लस 0.04। पहले 0.01 था क्या? पहले था, हाँ 01 था ये, 0.01, सॉरी 0.01 और ये 0.04 इज इक्वल टू हाफ के, और यहाँ पे भी करोगे करेक्शन 0.04 स्क्वायर, पोटेंशियल में कन्वर्ट होगा वो।
So this is 0.01 स्क्वायर। अब आप दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करोगे, हाफ के से हाफ के कैंसिल और h अननोन है, h की वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन कितने बच्चों से करेक्ट हुआ? अक्षत सेड यस, भूमिका सेड यस, एंड शौर्य यस, नव्या यस, नमन ओझा यस। मतलब ये क्वेश्चन कुछ बच्चों से सॉल्व है, मैंने ऐसा क्वेश्चन क्लास में एग्जांपल दिया था वैसे, ठीक है। नाउ से मींस both the things, information of the concepts in the class के examples, along with that our assignment plus your intelligence। सब कुछ याद है। मैंने क्या बोला, इंटेलिजेंस डेवलप कब होती है? जब इंटेलिजेंस को यूज किया जाता है। और इंटेलिजेंस को लोग यूज करते कैसे हैं? इंटेलिजेंस कैन बी यूज्ड, एक तो इंटेलिजेंस उस टाइप की इंटेलिजेंस हुई जिसे बोलते हैं कि आप अंतर्यामी बन गए। अंतर्यामी इंटेलिजेंस इज व्हाट God has given the power to observe. So, observation के through you're observing the people, you're observing the events, और आप कुछ नहीं करते, आप केवल सोचते हैं। आप लोगों को देख करके, और लोगों को, लोग कैसे करते हैं, लोग कैसे सोचते हैं, लोग क्या करते हैं, लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, आप केवल उन चीज़ों को देख करके और उनकी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। आप साइकोलॉजी में बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट बन जाओ। जैसे कि जो सन्यासी लोग करते हैं, या बहुत अच्छे ऑथर्स करते हैं। मैक्सिम गोर्की एक ऑथर हैं। आप भी कभी, अभी तो जेई की पढ़ाई करो, बाद में जब कभी जिंदगी चांस देगी तो आप पढ़ना। तो मैक्सिम गोर्की कभी किसी कॉलेज नहीं गए, बट ही हैज रिटन सच ए ग्रेट लिटरेचर। तो केवल कहाँ कहाँ पे कैसे काम किया उसका ऑब्जर्वेशन। आपकी इंटेलिजेंस यहाँ पे एक स्पेसिफिक चीज में आनी है, वो है जेई की एक अच्छी तैयारी। तो दैट मीन्स व्हाट कि उसके लिए ये इस वर्ल्ड के देखने से इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, लोगों के ऑब्जर्व करने से इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ये इंफॉर्मेशन आपको अपनी कॉपी में, आपकी बुक में, जो बुकलेट में एग्जांपल्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उसके रिटेन करने में, जब आपको आप अप्लाई तभी कर पाओगे। इसके लिए यही एक डिफरेंस है बाकी उन चीजों से। इसलिए इसमें मौज नहीं है, इसमें कुछ मौज आएगी जब आप उन थोड़ी सी चीजों को, मतलब मैं नहीं कहता कि ये वॉल्यूम बहुत बड़ा है जो आपको याद रखना है। जब आपको सारी चीजें आती होंगी तो फिर आपको रियली बहुत मौज आएगी। मौज आएगी कि बिल्कुल यहाँ से इससे ये निकाला, उससे ये निकाला, मैं ये सोच सकता हूँ, मैं ये सोच सकता हूँ, तब बहुत मौज आएगी। लेकिन जब आपके पास वर्क करने के लिए पैसे ही नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली वर्क करने में मजा कैसा आएगा? तो उसके लिए पहले एक गिव सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम कि मुझे ये सारी चीजें बिल्कुल एग्जैक्टली याद आ जाए, याद हो जाए। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एम मास को आपने ड्रॉप कराया एच हाइट पे 4 से, बॉडी पेनिट्रेट्स एक्स इन सेंटीमीटर इनटू द सैंड, एवरेज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सैंड टू द बॉडी इज। आप देखो हुआ क्या, जब बॉडी सैंड में गई तो मान लो एक्स नीचे, उन्होंने बोला कितना चली गई नीचे, एक्स सेंटीमीटर। तो ब्लॉक, अगर मान लो कि सैंड नहीं होती और टोटल एच प्लस एक्स नीचे जाता तो पोटेंशियल का लॉस कितना होता, एम जी एच प्लस एक्स। और यही पोटेंशियल इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती, यानी कि एक्स नीचे जाने पे उसकी काइनेटिक एनर्जी का अमाउंट एम जी एच प्लस एक्स होता, अगर कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं किया जाता। तो एक तरीके से जो पहले वाली काइनेटिक एनर्जी, बाद वाली जीरो, और पहले वाली कितनी होगी, एम जी एच प्लस एक्स। तो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, माइनस एम जी एच स्मॉल है एच प्लस एक्स। इतनी काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ। मतलब व्हाट, अगर ये
जो सैंड है रजिस्ट्री फोर्स ऑफर नहीं करती, तो H प्लस एक्स नीचे आया, तो जो पोटेंशियल का लॉस होता वही काइनेटिक एनर्जी होती, बट नहीं है। तो कह सकते हो आपकी पेनिट्रेट करने के पहले इतनी काइनेटिक एनर्जी, बाद में जीरो, से दिस चेंज। अब रजिस्ट्री फोर्स ऊपर की ओर लगा होगा F, ऊपर की ओर, और डिस्प्लेसमेंट सैंड में कितना हुआ, नीचे की ओर x। सो वर्क डन इज व्हाट, माइनस एफ एक्स। ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इससे आपको सॉल्व क्या करना था, रजिस्ट्री फोर्स F, F इक्वल टू mg और 1 प्लस एच बाई एक्स, इतना रजिस्ट्री फोर्स। तो इसका एक तरीका ये हो गया, जिससे कि ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। दूसरा तरीका ये होता कि आप ये करते कि जब वो h हाइट से गिरा तो उसकी वेलोसिटी रूट ऑफ 2gh हो जाएगी, राइट। फिर आप निकालते वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और जीरो इक्वल टू यू इसका हो गया इतना, ये वाला। सो दिस यू स्क्वायर प्लस 2as, तो आ गया 2gh माइनस 2ax। इससे आपका a की वैल्यू आ जाती कितनी, a आ जाता 2gh, 2 तो कट जाता, gh अपॉन x। ये कह रहा था आपका a gh अपॉन x। अगर सैंड ने इतना रिटार्डेशन प्रोड्यूस कराया है, तो रजिस्ट्री फोर्स कितना होगा, m इंटू ए। तो रजिस्ट्री फोर्स होगा दैट विल बी m इंटू ए, सो m इंटू जी इंटू एच बाई एक्स, और प्लस एम जी, क्योंकि वो एम जी को भी तो रोक रहा है, नीचे की ओर एम जी भी है। सो देयर इज अ टोटल, तो वही आ रहा। आप दोनों में से दो तरीके से कर सकते थे जो आपको सुटेबल है। सो नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8। ये भी क्वेश्चन नंबर 7 था, वो टफ नहीं था, थोड़ा सा ध्यान रखना था चीजों को। अब वहां पे अगर हुआ तो इंटेलिजेंस और लॉजिक तो काम आया, कि पहले एच नीचे गया फिर एक्स नीचे गया। अगर कुछ भी रजिस्टिव नहीं होता तो पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती, लेकिन वो नहीं है, यानी उतनी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो गया। तो कोई कैलकुलेट नहीं करना कि बीच में आप हाफ एम वी स्क्वायर लिखोगे, सीधे बस समझ लेते कि जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस है वही काइनेटिक एनर्जी होती, उतना लॉस हुआ। सो दैट बी रजिस्ट्री फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एक्स, और रजिस्ट्री फोर्स ऊपर एक्स नीचे, सो ये भी निगेटिव और लेफ्ट हैंड साइड भी निगेटिव, तो एफ की वैल्यू आ जाती। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8। आपसे बार बार मैं ग्राफ के बारे में, मैंने ग्राफ आपको जब रिवीजन वाले में भी बताया तो यूज किया। अब यहाँ पे देखो क्या था, फोर्स और टाइम के बीच का ग्राफ क्या देता है, इम्पल्स। तो पॉजिटिव इम्पल्स कितना मिला बच्चों, पॉजिटिव इम्पल्स मिला हाफ इंटू 4 इंटू 3, सो दैट इज वॉट 6। और नेगेटिव इम्पल्स कितना मिला, हाफ इंटू 1 इंटू, और ग्राफ का स्लोप क्योंकि सेम होगा, तो आप इसकी नीचे वाली हाइट निकाल सकते हो, या इससे टेन थीटा इज इक्वल टू, इस ओर है 4 और यहाँ है 3, इक्वल टू 4/3। तो वही यहाँ पे भी आ जाएगा, ये है मानो y और ये है 1, सो दिस y ओवर 1, सो y इक्वल्स व्हाट 4/3। मतलब जिस हाइट की मैं बात कर रहा था कितनी, 4/3, सो दिस इज 2/3। इतना पॉजिटिव इम्पल्स, इतना नेगेटिव इम्पल्स, तो नेट इम्पल्स इसे कितना मिला, 6 माइनस 2/3, दैट इज व्हाट 18 माइनस 2, 16/3, दिस द नेट इम्पल्स। तो इससे काइनेटिक एनर्जी कितनी मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, अच्छा ये 4.5, मैंने गलत ले लिया थोड़ा सा, ये बच्चों 4.5 था, ये 4 नहीं था। सो यहाँ पे ये जो होगा ना, यहाँ पे मैंने 1 किया, ये 1.5 होगा, 3 से दिस 1.5, ये 3 इंटू 1.5, और ये भी गलत हो गया फिर, विल सी। यहाँ पे आ जाएगा 10 थीटा इक्वल्स टू 4/3 एंड दिस y अपॉन 1.5, so y becomes 4/3 into 1.5, so ये 2 से 2 आ गया, this is what 2, so this half into this is 1.5 into what 2, so this becomes 1.5, that means कि डेल्टा p, ये पॉजिटिव मोमेंटम p1, ये नेगेटिव मोमेंटम p2, सो नेट चेन ऑफ मोमेंटम आ गया 6 minus 1.5, that is 4.5. अब kinetic energy is what, you know, p square by 2m, so kinetic energy becomes 4.5 into 4.5 upon twice of m, m कितना है 2 kg, 2, सो इससे कितना आ जाएगा,
इससे आ जाएगा 4 पॉइंट समथिंग आना चाहिए ना। आई थिंक ये ऑप्शन ए करेक्ट आ रहा होगा शायद, ए या 5.06 आ जाएगा। सॉल्व करके देख लो जो भी आता है। तो बच्चों इसमें कितने बच्चों से करेक्ट हुआ? राइट यस, जिन्होंने करेक्ट किया राइट यस। एक तो सिंसियरिटी का लेवल देखो कि क्लास में अटेंड कितने बच्चे कर रहे हैं। मतलब बच्चे बोलते हैं। प्रबुद्ध ने लिखा यस, तो प्रबुद्ध, वहां पे नमन और पार्थ, बाकी लिखते हैं सब। यजत ने भी लिखा था यस, और यहाँ पे भी भूमिका है, और अच्छा वहां से नमन है, और मतलब यहाँ वाले बच्चों में से केवल आई थिंक शौर्य है और अक्षत है, There's no one else। और नव्या है। तो और किसी बच्चे से करेक्ट हुआ? सो देखो, फिर से एक फंडामेंटल का लेखना हुआ ना। एरिया बताया था, एफ टी ग्राफ का क्या देता आपको? मोमेंटम। तो ऊपर का पॉजिटिव मोमेंटम, नीचे का नेगेटिव मोमेंटम पता लग गया, नेट मोमेंटम कितना मिला। और मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आपको पता है, उससे आप निकाल देते। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? 79 क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपको एक डायमोलिकुल डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए पोटेंशियल यू एक्स वर्स दे रखा है। ए एक्स, ए एक्स, एक्स टू द पावर 12 माइनस बी एक्स टू द पावर 6। ए और बी कॉन्स्टेंट्स हैं। तो आपसे पूछा गया है where A and B are constant and x is distance between the atoms. If the dissociation energy of the molecule is d, आपको डिसोसिएशन एनर्जी निकालनी है। तो ये तो बच्चों इजी था, इसमें था ही क्या? मतलब बता भी दिया, डेफिनेशन भी दे दी उसकी कि यू इन्फिनिटी। फिर अब इसमें आने का यू इन्फिनिटी क्या आ जाएगा? जीरो। और यू जीरो पे क्या आ जाएगा? यू इक्विलिब्रियम वाले। इक्विलिब्रियम में आपको निकालना पड़ेगा ड्यू बाई डी एक्स, जहां पे फोर जीरो होगा। सो ड्यू बाई डी एक्स आ जाएगा एक्स की पावर -12। सो -12 ए अपॉन एक्स टू द पावर 13 आ जाएगा। और ये आ जाएगा माइनस, तो एक्स की पावर 6 -6, यहाँ प्लस, और 6 बी अपॉन एक्स टू द पावर 7। और फोर्स क्या होगा इसका? माइनस साइन, माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स। दैट मीन्स की फोर्स विल बी 12 ए अपॉन एक्स टू द पावर 13 माइनस 6 बी अपॉन एक्स टू द पावर 7। और इक्विलिब्रियम पोजीशन वो यहाँ पे फोर्स जीरो होगा। तो आपने इससे निकाला, इस वाली इक्वेशन से, कि इस वाली इक्वेशन से ये आ गया 12 ए अपॉन एक्स टू द पावर 13 इज इक्वल टू 6 बी एक्स टू द पावर 7। सो इसे सॉल्व करके आ गया एक्स टू द पावर 6 बचेगा यहाँ। एक्स टू द पावर 6 इक्वल्स टू 12 अपॉन ए अपॉन 6 बी। तो एक्स टू द पावर 6 इज इक्वल टू 2 ए बाई बी। एक्स टू द पावर 6 है। अब आपको वैल्यू डालनी इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन की, यू जीरो। तो ए अपॉन एक्स की पावर 6 की वैल्यू ये है, तो एक्स की पावर 12 की वैल्यू क्या आएगी? इसका स्क्वायर, 4a² बाई बी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, माइनस बी अपॉन 2a अपॉन बी, तो बी स्क्वायर आ गया। सो यू इन्फिनिटी माइनस यू जीरो विल बी द वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल टू बी स्क्वायर, इसमें से कॉमन हो गया और यह आ गया 1/4a, 1/4a माइनस 1/2a। तो इसे सॉल्व कर लो, दिस विल बी द वर्क डन। तो ये आ जाएगा 4a एलसीएम हो गया,
तो यहाँ पे हो गया 1 और वहां पे आ गया -2, तो ये माइनस आ गया ना, ये निगेटिव आ गया। हमने इसमें यूएक्स में वैल्यू डाली, तो एक्स की वैल्यू आई, तो दिस बिकम्स व्हाट, तो दिस बिकम्स कि x⁴ इक्वल्स टू 2। हाँ हाँ, तो u0 इज, हाँ ठीक है, u0 इज नेगेटिव, तो यू ये दिस माइनस दिस करोगे ना तो पॉजिटिव आ जाएगा। ऑल राइट, इससे माइनस साइन आएगा, u इंफिनिटी माइनस u0, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा b² अपॉन 4a। ऑप्शन सी करेक्ट आ जाएगा। तो अब बच्चों इस वाले क्वेश्चन पे आओ। मे बी कि आपको लग रहा हो कि ये टफ है। किसी का करेक्ट हुआ था ये? किसी बच्चे का ये करेक्ट हुआ था? से यस इफ यू करेक्टेड इट। आपका करेक्ट हुआ था तो से यस। नहीं, अब देखो क्या ये टफ था। अभी मुझे ध्यान है कि मैंने मैकेनिक्स के रिवीजन में आपको मुश्किल से 3 4 या 5 दिन हुए होंगे। आई टोल्ड यू कि इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है। मैंने फोर्स एफ और एक्स का ग्राफ और यू और एक्स के ग्राफ में बताया था। वहां पे डी बाई डी एक्स 0 होता है, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन। और इन्होंने डिसोसिएशन एनर्जी वाली बात दे ही रखी है कि यू इंफिनिटी माइनस यू इक्विलिब्रियम वाली। तो जब आप इसका डी बाई डी एक्स करते फोर्स आता, माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स उसे 0 करते, एक्स की वैल्यू आ जाती। फिर आप यू इंफिनिटी, जब एक्स इंफिनिटी था तब आप पोटेंशियल एनर्जी निकालते, और जब यू जब वो था इक्विलिब्रियम पोजीशन वाली थी, एक्स के लिए इक्विलिब्रियम वाली डालते तब निकालते। बोलो समझ रहे हो ना? और अगर वो लोग ये डेफिनेशन नहीं भी देते, यू इंफिनिटी माइनस यू इक्विलिब्रियम वाला, वो लोग अगर मान लो ये डेफिनेशन नहीं भी देते, तो भी क्या था बच्चों, तो भी आपको कर लेना चाहिए। मैंने आपको अभी बहुत ही रिसेंटली बताया है कि कितने सारे क्वेश्चंस इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं। ke1 प्लस p1 प्लस w इक्वल टू ke2 प्लस p2। यहाँ पे क्या था, ke1 0, सो p1 प्लस w इक्वल्स व्हाट, p2। p2 वो है जब ये इंफिनिटी में चले गए। डिसोसिएट करने का मतलब ये हुआ ना, जैसे m मास के ब्लॉक को अर्थ के सरफेस से इंफिनिटी पे भेजना है, तो वहां पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0, वही फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है। सो w इक्वल्स व्हाट, p2 माइनस p1। और p1 के लिए उन्होंने दिया है, p1 कौन सी है, इक्विलिब्रियम पोजीशन वाली। सो टफ नहीं था। ऐसे क्वेश्चंस अगर आप अपने आप से करेक्ट करो, आपको भी बहुत खुशी होगी करने में। you'll फील एलिवेटेड कि यस, आपको इंटेलिजेंस generates intelligence। Means what? Once you do something for which your brain will eventually say you did a very intelligent task, and I'm telling you, अगली बार क्या होगा, आपका ब्रेन और इंटेलिजेंट टास्क करने के लिए रेडी होगा। दिस इज हाउ ग्रेजुअली यू मल्टीप्लाई द ग्रे सेल्स इन योर ब्रेन। धीरे धीरे आपके वो जो सेल्स है वहां और इंटेलिजेंस वाले मल्टीप्लाई होते हैं। तो उसके लिए कुछ ऐसा एफर्ट किया करो नौ से। एम मास इस ओर जा रहा, एक एम मास यहाँ पे है, और बोला गया 20 स्पीड से जा रहा है, इनइलास्टिक कोलिजन है, और फर्स्ट मास उसके बाद v/√3 स्पीड से इस ओर जा रहा है। तो जैसे आप बोला ये तो हेड ऑन कोलिजन जैसा, हेड ऑन नहीं होगा, इसने जो मास है ना कुछ ऐसे टकराया होगा, ये सेंटर मास की ज्वाइनिंग लाइन, और यहाँ पे कुछ ऐसे टकराया। तो इसकी वेलोसिटी कोलिजन के जस्ट पहले सेंटर मास की ज्वाइनिंग लाइन के अलॉन्ग नहीं है। और ये एग्जामिनर आपको फिगर बना करके नहीं बताएंगे, ये आपको सोचना पड़ेगा कि दूसरा ब्लॉक स्ट्रेट उसी लाइन में क्यों नहीं गया, इसका मतलब कि कोलिजन क्या होगा, हेड ऑन नहीं होगा। अब बोला गया फाइंड द स्पीड ऑफ द सेकेंड मास।
आप देखो ये अगर मान लो इनिशियल वेलोसिटी डायरेक्शन एक रेफरेंस डायरेक्शन हो गई, तो इस डायरेक्शन में ही मोमेंटम था, कितना था mv। तो बाद में भी बिकॉज कोलिजन इज ए इंटरनल फिनोमिनन, इस और मोमेंटम इतनी होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, ये जो दूसरा मास m है इसकी वेलोसिटी इस और v आई होगी, और इस और की वेलोसिटी v बाई रूट थ्री आई होगी। तो इस वेलोसिटी से ये मोमेंटम का इसका ये वाला कंपोनेंट बैलेंस कर देगा, जीरो रहेगा। और इनिशियल मोमेंटम mv सोर है तो फाइनल मोमेंटम mv सोर आ जाएगा। यानी इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इस ओर v और एक इस ओर v बाई रूट थ्री। सो नेट वेलोसिटी v डैश विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई थ्री। सो दिस विल बिकम v dash is equal to 3 plus 1 4 v square by 3, so that will become 2 v by root 3. This is the velocity. So correct option will be option A. So बच्चों, how was this? केवल बस आप यही कह सकते हो, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन किया हुआ मेरा नहीं था, बट ऑल टुगेदर यू विल हैव टू एक्सेप्ट दैट कि यू डोंट अप्लाई इंटेलिजेंस, जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ ना। कॉन्सेप्ट्स तो वही हैं जिसमें कि आपके अंदर सब कुछ आ गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये फिनोमेनन कैसे होगी, मैकेनिकल इवेंट्स कैसे होंगे, जब मोमेंटम इसोर है, बाहर से मोमेंटम नहीं आना, तो वाई में मोमेंटम कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा। यानी कुछ मोमेंटम दूसरे वाले ब्लॉक के पास वाई के नेगेटिव में होना चाहिए और कुछ पॉजिटिव में एक्स में। तो एक्स वाला मोमेंटम इस वाले मोमेंटम के इक्वल होगा और वाई वाला इसे कैंसिल करेगा। नौसी क्वेश्चन नंबर 11। तो ए और बी दो ब्लॉक्स हैं, 2 kg 3 kg, स्प्रिंग से कनेक्टेड है, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू भी दे रखी है। द ब्लॉक ए वाज गिवन इन वेलोसिटी दिस मच इन द डायरेक्ट पोजीशन शोन इन द फिगर। द मैक्सिमम कंप्रेशन, मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही आपको क्वेश्चन कराया कि मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम पे दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। स्प्रिंग का फोर्स इंटरनल फोर्स है, तो मोमेंटम कंजर्व होगा। दैट मीन्स व्हाट, 2 kg 2 इंटू 0.15 इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू 2 प्लस 3। जब ये कॉमन वेलोसिटी होगी, सेम वेलोसिटी, तभी मोमेंटम कंजर्व होगा इनटू व्हाट v। तो आपको सिस्टम के दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी v इससे पता लग जाएगी क्या होगी। अब मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, बिकॉज कहीं पे कोई रजिस्ट्री फोर्स तो है नहीं, तो एनर्जी विल बी कंजर्व। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m, m मींस 2 इंटू 0.15 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ m1 इज 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 5, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है, इसलिए मैं काइनेटिक एनर्जी एक साथ लिख सकता हूँ। यहाँ से जो v की वैल्यू आएगी इंटू वी स्क्वायर, v की वैल्यू यारी डाल दोगे, आपका x अननोन है, यू गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट x। दिस इज द मैक्सिमम कंप्रेशन। ये कितने बच्चों का करेक्ट था? नो वन। तो अक्षत, नमन, शौर्य, आई रिमेम्बर कि आप लोग, इवन भूमिका ऑल्सो, आप उस सेशन में प्रेजेंट थे जो सेशन मैंने यहाँ पे एक रिवीजन के लिए लिया था और एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन कराया था। मतलब मे बी के मासेस m1 m2 अलग अलग थे या नहीं थे। आप फिर उस चीज को यूटिलाइज कैसे करते हो? इसी से कई बार लगता कि यू ओनली एंजॉय व्हाट, बस आपको पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो, आप सुनोगे, सुन करके एंजॉय करोगे और सुन के मेरी ये क्लास का टाइम है, तो मेरी क्लास के टाइम में मेरी क्लास होनी चाहिए। जो ऑलरेडी आपको बताया गया है उसमें बहुत कुछ है, अगर आप उसे एक बार अपने आप से टाइम दे करके प्रिपेयर करो तो बहुत बहुत अच्छा स्कोर आ सकती है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो एबीसीडी मास m का हैज ए लेंथ a and breadth b shown in the figure. hb0 is cut off, hb0 is cut off, और कोऑर्डिनेट सबके दे ही रखे हैं। तो रिमेनिंग पोर्शन का आपको पूछा गया कि सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो देखो मैं पहले एक्स कोऑर्डिनेट निकालता हूँ, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द रिमेनिंग सिस्टम। तो ये आ जाएगा m इंटू, दिस विल बी a by 2,
minus m by 4 into this will be a by 2 plus a by 4, that is what 3a by 4 upon m minus m by 4. ये कुछ बच्चों का करेक्ट था. इफ करेक्ट राइट यस. इफ यू करेक्टेड राइट यस. पार्थ का यस है और इसके पहले किसने लिखा था यस? अक्षत ने यस. ओके. ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट निकालोगे. तो ये भी बिल्कुल बेसिक वाला ही क्वेश्चन था ना. इफ यू रिमेम्बर मैंने कराया था, एक डिस्क में से एक डिस्क काट ली गई थी. एम नॉट माइनस एक्स नॉट माइनस एम वन एक्स वन अपॉन एम माइनस एम वन. बिल्कुल वैसे ही था. ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट निकालोगे. नौसी क्वेश्चन नंबर, ये 12 था. अब क्वेश्चन नंबर 13. सो क्वेश्चन नंबर 13 है स्टूडेंट्स कि इसमें इंक्लाइन है और टॉप से आपने छोड़ दिया नीचे आने के लिए, और ये स्लोप के लॉन्ग ए लेंथ आता है. तो Q विल स्लाइड बाय व्हाट डिस्टेंस. एग्जैक्टली बिल्कुल इस तरीके का एग्जांपल आपको दिया गया था कि ये थीटा है और ये h है, स्मॉल m. तो जब ये स्लाइड करके नीचे तक पहुंचता है तो ये कितना डिस्प्लेस होगा? आपने माना ये x डिस्प्लेस हुआ. अब इसकी ये लेंथ मान लो कि से ये लेंथ कितनी है? से z है. तो टेन थीटा इज इक्वल टू h बाई z. सो z इक्वल्स टू h कॉट थीटा. सो हमने वहां पे क्या था, ये सोर x आया तो m इंटू एक्स इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू ग्राउंड के रिलेटिव. अगर ये फिक्स होता तो ग्राउंड के रिलेटिव इसका डिस्प्लेसमेंट इस ओर z होता हॉरिजॉन्टल में. और अब क्योंकि इस ओर x आया तो ग्राउंड रेडियस का हो गया z माइनस x. सो दिस बिकम्स m x इज इक्वल टू m z. z मीन्स h cot थीटा माइनस m x. x इस ओर आएगा और x की वैल्यू आ जाएगी m h cot थीटा अपॉन व्हाट m प्लस n. इस क्वेश्चन में उन्होंने h नहीं दिया, उन्होंने ये l दे दिया है. अगर ये l है तो l की जगह z क्या आ जाएगा? साइन cos थीटा इज इक्वल टू z बाई l. तो यहाँ पे z की वैल्यू इस केस में आ जाएगी l cos थीटा. l cos थीटा. तो आप z की जगह यहाँ पे क्या कर दोगे? l cos थीटा अपॉन m प्लस n. सो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, क्या आ जाएगा? m l cos थीटा अपॉन m प्लस n, है ना. तो ये क्वेश्चन कुछ बच्चों का करेक्ट हुआ. राइट यस इफ यू करेक्टेड इट. अक्षत यस. सो और देखो ये भी मैंने एग्जांपल दिया था. नमन ऑल्सो सेड की यस. तो नमन, जब तुम्हारे इतने क्वेश्चंस करेक्ट भी हुए हैं तो तुम्हारा स्कोर ऐसे कैसे आया इतना कम? मतलब क्या बाकी तुक्के ही लगा दिए सब? एक तो गेस वर्क तो करनी नहीं चाहिए. कोई भी अच्छा बच्चा कभी भी एग्जाम में गेस वर्क नहीं करता है. अगर एक कोई बच्चा समझता कि मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ, अच्छा स्टूडेंट कोई एक दिन में थोड़ी बन जाता है. अच्छे स्टूडेंट्स को प्रोड्यूस कराने में हमें पूरे 2 साल लग जाते हैं और आपको भी पूरे 2 साल लग जाते हैं. लगातार एफर्ट करते हो तब फिर कहीं आप अच्छे स्टूडेंट बन पाते हो. और अगर आपका बीच में 10 से 15 या 20 दिन का भी गैप आ जाता है, इस तरीके का गैप, कि आपको गैप का मतलब ये नहीं कि आपने जैसे आपने पढ़ाई नहीं की. बात ही नहीं होता कि इतना इतनी सारी पढ़ाई की और 10 दिन का गैप आ गया, 15 दिन का गैप आ गया, उससे क्या फर्क पड़ता? आप जब इस जेई की प्रिपरेशन एक ऐसी ही प्रिपरेशन है बस कि इसके थॉट प्रोसेस से आप अलग हो गए. जैसे आप एक थॉट प्रोसेस से अलग हुए तो पता नहीं कितनी सारी चीजें आपको भूल जाती हैं. बस इट्स ए मैटर ऑफ व्हाट कंटिन्यूटी. आपको अपने थॉट प्रोसेस से ये कॉन्सेप्ट्स को बस अलग नहीं करना लगातार उस पीरियड तक. यही तो इसमें एक तपस्या है, यही तो एक वर्शिप है कि आपको, जैसे ही आपने जो, मैं केवल 10 या 15 दिन के लिए अब मैं एंजॉय करता हूँ और मुझे कुछ पढ़ाई से मतलब नहीं है. द मोमेंट यू डिड दिस, आप जेई के उस थॉट प्रोसेस से अलग हुए, इन कॉन्सेप्ट से अलग हुए. और जब आप एक इस टाइम तक इतने कॉन्सेप्ट से अलग हुए तो पता नहीं कितनी सारी चीजें आप भूल जाओगे. ये ब्रेन होता ही ऐसा है.
हमारी ब्रेन की जो पूरी फिजियोलॉजी है, फंक्शनिंग है, ऐसी ही है। सो जेई मीन्स व्हाट? कंटिन्यूटी, बिल्कुल लगातार, टू बी इन द फ्रेम ऑफ जेई। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज 14। तो 10 मीटर पर सेकंड से आपने क्रैकर को 45 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट किया, और वर्टिकल से 45 है, तो दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल से भी 45 डिग्री आ गया। When it is at a height half meter from the ground, it explodes into a number of pieces which follow different parabolic paths. What is the velocity of center of mass when it is at a height of 1 meter from the ground? तो अभी ग्राउंड से 1 मीटर ऊपर था, तो इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या थी, आपको ये बताना है। ठीक है ना? आप ये देखो कि अगर ये एक्सप्लोड नहीं हुआ था, तो पूरे के पूरे इस प्रोजेक्टाइल की 1 मीटर हाइट पे वेलोसिटी क्या होती, हम लोग निकाल लेते हैं। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट। यू है वर्टिकल का कितना? 10 मीटर। तो 10 और साइन 45 10/√2 स्क्वायर, वर्टिकल कंपोनेंट के लिए है -2, और जी की वैल्यू आप ले लो 10 और एच है 1। सो वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसका स्क्वायर आ गया आपका कितना? वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर आ गया 100/2 -20, सो 50 माइनस 20, दैट इज 30। और अब उस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी ओवरऑल v हो गई स्क्वायर रूट ऑफ v h स्क्वायर प्लस v y स्क्वायर। सो दैट इज v y स्क्वायर becomes v, ये v y है, इज 30, स्क्वायर है इसका 30, और v h जो होगा दैट विल बी यह रहेगा आपका 10/√2, है ना? क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो स्टार्टिंग में जो होगी वही बाद में होगी, so that will be what? 10/√2. तो उसका स्क्वायर आ जाएगा 100/2, that is what? 50. So this becomes root of 80. Root of 80 means 80 into 420, so that will be 4 into 20. So 4 into 4 into 16 into 5, so that is 4 into 4 का मतलब ये हो गया आपका अंदर जाएगा तो 16 into 5 80, यह रहेगा ना? तो ये इसकी वेलोसिटी होती है 4√5 उस मोमेंट पे, अगर ये एक्सप्लोड नहीं होता। अब आप देखो कि बॉम्ब का एक्सप्लोजन एक इंटरनल फिनोमेनन है। ये कितने भी पार्ट्स में एक्सप्लोड हो रहा है, कितने भी पार्ट्स में एक्सप्लोड हो रहा है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो ये कंबाइंड होता तब होती, तभी उतनी वेलोसिटी जब ये एक्सप्लोड हो गया तब होगी। इज दैट क्लियर? इससे आपसे बोला रहा है कि अगर ये बॉम्ब एक्सप्लोड नहीं होता तो ये कहाँ पे गिरता? रेंज पे। और अगर बाद में बोला जाता कि सारे पार्ट्स जहाँ पे गिरेंगे उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, तो भी आप उसी पोजीशन पे बोलोगे जहाँ पे इसकी रेंज होती, क्योंकि एक्सप्लोजन के थ्रू यू कैन नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यू कैन नॉट चेंज द velocity of center of mass. It's an internal phenomenon. Students, could you understand this? Right? Yes, if you could understand this. बच्चों, okay, now see the next question. Next question is question number 15. तो इसमें एक मेटालिक प्लेट ABC, मास ऑफ द शीट इज m, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्लाइड अबाउट AC इज। आप ये देखोगे कि अगर मैं इसे दोनों ओर से कंप्लीट कर दूं तो ये मास आ जाएगा 2m, है ना? 2m, और इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया साइड इसकी L है। स्क्वायर लेमिना का अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? 1/6 इंटू 2m इंटू ए स्क्वायर। ये इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, सेंटर के अबाउट और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर इस एक्सिस के अबाउट होगा 1/6 2ma स्क्वायर। नाउ फ्रॉम द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस थिंग। सो ये अगर मानो कि I है और ये I है, तो 2I इज इक्वल टू दिस थिंग। ये आपका I आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/6 ma स्क्वायर। इस एक्सिस के अबाउट इस पूरी शीट का
जिसमें कि m और m, ये 2m मास होता कितना होगा 1/6 ma²। ये इस एक्सिस के बाद पूरी शीट। अब जब आधे का निकालोगे तो उसका हाफ हो जाएगा। सो आई डैश विल बिकम इक्वल टू 1/12 ma²। सो यही करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी। क्यों? देखो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी। बच्चे आप समझ गए नहीं समझ गए? समझ गए तो लिखो यस, नहीं समझे तो लिखो नो। क्वेश्चन नंबर 15 का बी, हाँ ठीक है। नो। अगर ये कंप्लीट शीट होती, इसका मास m, इसका मास m, तो पूरे का मास क्या हो गया 2m। और एक कंप्लीट शीट जो होती है स्क्वायर शीट, साइड a मास m, उसका अपने सेंटर के अबाउट एक्सिस इसके प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है 1/6 ma²। तो इसका इस एक्सिस के अबाउट हो जाता कंप्लीट शीट का, स्क्वायर शीट का 1/6 मास 2m होता है उसका कंप्लीट शीट का इंटू a²। अब थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस से दिस प्लस दिस, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इक्वल व्हाट दिस। तो इसके अबाउट भी आई, इसके अबाउट भी आई, तो 2i इज इक्वल टू इतना 1/6 इंटू 2m²। सो आई केवल इसके अबाउट कितना आ गया, इसके अबाउट आ गया इसका हाफ। सो दैट इज 1/6 ma²। 1/6 वॉट ma²। ये इसके अबाउट आता आपका कंप्लीट शीट का है, ये कंप्लीट शीट का इसके अबाउट, इसमें कि ये भी है और ये भी है, तो इसके हाफ का कितना होता, उसका हाफ। सो इज इट अंडरस्टूड? ये क्लियर हो गया बच्चों? ये क्लियर हुआ या नहीं? नहीं क्लियर हुआ तो राइट नो, और हुआ तो लिखो यस। बच्चों लिखो इफ इट इज क्लियर नाउ सो राइट यस। ओके, नाउ सी, नाउ यू सी क्वेश्चन नंबर 16। इसमें एक m मास और ln की रॉड है। The rod begin to rotating from rest with a unstable equilibrium position. When it is turned through an angle theta, its angular velocity omega is. So that was pretty easy। मतलब आपसे ऐसा नहीं कि पेपर, मतलब ठीक है कि जो बहुत ही नॉर्मली, जैसे कुछ पेपर्स हम लोग लेते हैं जिसमें कि स्कूल लेवल और कॉम्पिटिशनल मिक्स होता है, आप इसे कह सकते थे कि मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस में से 90% क्वेश्चंस केवल जेई के लेवल के ही थे, बट टफ नहीं था। आप देखो यहाँ पे L/2 हाइट पे सेंटर ऑफ मास था, पहले टर्न करके यहाँ आ गया दिस L/2, तो ये डिस्टेंस L/2 होगी बाद में, तो ये आपका आ गया L/2 cos थीटा। तो सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आ गया, इतना। दिस व्हाट L/2 minus L/2 cos theta is the fall of center of mass. So this is a fall of potential energy. This is the loss of potential energy। और क्योंकि ये रॉड एक पॉइंट पे हिंज्ड है, उसी के अबाउट ये रोटेट कर रही है, तो ये पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाफ रॉड का एक एंड के अबाउट आई होता 1/3 ml² इंटू ओमेगा स्क्वायर। इस इक्वेशन से आप ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे into what omega square, so you'll calculate the value of what omega square। आई होप कि कुछ बच्चों से करेक्ट हो गया होगा, राइट यस इफ एनीवन हैड करेक्टेड इट। स्टूडेंट्स राइट यस इफ यू हैड करेक्टेड इट। नो वन। सो वाज इट टफ? ये इजी नहीं था बच्चों, ऐसे बता नहीं कि आपको सेंटर ऑफ मास में लॉस हुआ। मैंने अभी रिसेंट किसी क्लास में एक एग्जांपल भी दिया था रिवीजन वाली क्लास में, कि अगर रॉड ऐसे होती यहाँ पे और एम मास एल लेंथ यहाँ से हिंज थी, जब भी रोटेट करके ऐसे आती तो इसकी वेलोसिटी v क्या होती। तो बताया था सेंटर ऑफ मास L/2 नीचे आ गया mg L/2 इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर
और ओमेगा जब निकाल लेते तो पॉइंट, इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी पी की क्या होती, ओमेगा इंटू एल। ये एग्जाम्पल दिया था उस रिवीजन क्लास में। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17। एम मास की डिस्क है, मतलब सिलेंडर है सॉलिड, रेडियस आर, और एम मास सस्पेंडेड भी है। तो इसका एक्सप्रेशन बताना था। ये तो इजी क्लास का एग्जांपल ही है। आप इसे उससे सॉल्व कर लेते फोर्स वाले मेथड से। एम जी माइनस टी विल बी इक्वल टू मास एम इंटू ए। और जो टी टेंशन है वो सिलेंडर को रोटेट कराएगा, तो टी इंटू रेडियस आर इक्वल टू आई एल्फा। आई होगा सॉलिड सिलेंडर का हाफ एम आर स्क्वायर, और एल्फा होगा ए बाई आर। सो इन दोनों इक्वेशंस में अननोन्स क्या हो गए, टी और ए, और आप ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। इससे क्या होगा, ए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ये बिल्कुल बेसिक सा इक्वेशन था। आपको क्लास में मैंने दो एग्जांपल्स दिए थे। एक एग्जांपल दिया था इनिशियली एक्सप्रेशन कैलकुलेट करने की, एक एम मास का सिलेंडर ऊपर से रोल करके नीचे आता, उसका एक्सप्रेशन कितना होगा, जो कि शायद 2/3g साइन थीटा आया था। और दूसरा एग्जांपल था कि एक डिस्क में स्ट्रिंग माइंड है और एक मास m1 सस्पेंडेड है, तो वो यही वाला एग्जांपल था। यहाँ पे इजी बनाने के लिए क्या करा, दोनों मासेस सेम कर दिए थे। सो दिस इज अंडरस्टूड। ये किसी का करेक्ट हुआ था, ये ये अक्षत का करेक्ट हुआ था, और किसी का भी, भूमिका का भी करेक्ट हुआ था। तो देखो, ये जैसे आपने करेक्ट किया, आई एम डैम श्योर कि आपको वाला एग्जाम्पल याद होगा। और अगर सारी चीजें याद रखते हो, आई नो कि दिस इज टफ। टफ है बिकॉज ऑफ व्हाट, इट्स जस्ट टफ बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट, नॉट एनीथिंग एल्स। वो टफ बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट, टफ बिकॉज ऐसा नहीं कि सारे बच्चे, दो बच्चों में अपने अपने डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। कोई बच्चा रील देखने के थ्रू डिस्ट्रैक्टेड होता है, कोई यूट्यूब की फालतू की वीडियो देखने के थ्रू डिस्ट्रैक्टेड होता है, कोई बच्चा टीचर्स पे ट्रस्ट ना करके और इधर उधर के टीचर से कुछ करता, इधर उधर के यूट्यूब के वीडियो से देखता है, मटेरियल से देखता कहीं कुछ क्वेश्चंस, उससे भी डिस्ट्रैक्शन आता है। दैट इज ऑल्सो बिग डिस्ट्रैक्शन। कभी एक टाइम था, क्योंकि यूट्यूब में कुछ अवेलेबल नहीं था, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, इट्स इवन अप टू 2000, कोरोना के जस्ट पहले तक ये डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते थे। क्लास में बच्चे टोटली बिल्कुल, अगर वो यहाँ रेगुलर आ रहे हैं तो दैट मीन्स कि वो हमारे ऊपर बेस्ड है। तो जो है ना कि तब ये डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे। अब अच्छे बच्चों को भी क्या है, इस चीज के बारे में समझा पाना, ये भी बड़ी एनर्जी और बहुत कैपेसिटी की बात है रियली, कि बच्चों को ये समझा पाओ कि नहीं, वी आर ए कंप्लीट सिस्टम। हम जो कराएंगे सब कुछ उससे आ जाएगा, आपको कहीं से उधर उधर से नहीं देखना है। क्योंकि मैंने देखा क्लास में बच्चे, हमारी बुकलेट के क्वेश्चंस उन्हें पूरे नहीं आते हैं, हमारे अपने एग्जाम्पल्स नहीं आते हैं, बुकलेट के क्वेश्चंस पूरे टाइम से अटेम्प्ट भी नहीं किए हैं, इसके बावजूद भी दे स्टार्ट सॉल्विंग फ्रॉम सम अदर बुक, इस वाली बुक से, उस वाली बुक से। और कई बार जब वो स्क्रीन शॉट भेजते हैं तो पता लग जाता है कि कहीं किसी साइट से वो लोग क्वेश्चन भेज रहे हैं, तो उनका स्क्रीन शॉट होता है। तो ये मतलब अपार्ट फ्रॉम दोज डिस्ट्रैक्शंस की व्हाट्सएप, फेसबुक, खैर अब बच्चे तुम्हारी एज के फेसबुक तो नहीं करते हैं, रील, इंस्टा वगैरह पे, तो उस डिस्ट्रैक्शन के अलावा एक ये भी बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है कि रैंडम से सोर्सेज से करते रहना, और एक सोर्स की के थ्रू पूरी प्रिपरेशन मत कर, ना करना। एक बच्चे में अगर इतनी कैपेसिटी है कि वो एक सोर्स के थ्रू बिल्कुल फुली एलिवेटेड हो गया है, बिल्कुल परफेक्टली एलिवेटेड, तो आई एम टेलिंग यू, मैं तो खुद से बच्चों को सजेस्ट कर देता हूँ। जैसे मान लो स्वयं अरोरा था, उसकी जेई एडवांस की रैंक 823 आई और जेई मेन में 400 रैंक थी। सात्विक था, उसकी जेई मेन की रैंक 828, और एडवांस में उतनी कोई 2004। अब ऐसे बच्चों को जब जैसे जैसे टाइम करीब आता है, मतलब मान लो कि ट्वेल्थ के टाइम पे पूरा सिलेबस ओवर हो गया, कोई अराउंड अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर के आसपास, तो जब नवंबर के आसपास सिलेबस पूरा हो जाता है, तो फिर उन्हें बिल्कुल मैं खुद से सजेस्ट करता हूँ कि आप अपार्ट फ्रॉम आवर टेस्ट सीरीज, आप यहाँ की टेस्ट सीरीज और ले लो, या आप पुरानी टेस्ट सीरीज किसी की ले लो। तो जब आपको ये पता कि अब इस बच्चे में ये पूरी इंफॉर्मेशन, सारी सब चीजें आती हैं, और ये कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेगा, ये उनमें से मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेगा।
तो एक स्टेज आती है कि कहाँ कब बाहर की चीजें देखनी है, राइट। पीवाईक्यूज भी ऐसा नहीं कि पहले दिन से पीवाईक्यू, मतलब जैसे मैं किसी फैकल्टी मेंबर को भी यहाँ मना करता हूँ कि द फर्स्ट असाइनमेंट इज नॉट पीवाईक्यू, फर्स्ट असाइनमेंट इज योर ओन असाइनमेंट फ्रॉम द बुकलेट, फ्रॉम द एनसीईआरटी। और जब आपको लगे कि बच्चे अब एलिवेटेड हो गए हैं, अब उन्होंने ये सब एप्लीकेशन से कॉन्सेप्ट आते हैं, तो फिर वो पीवाईक्यूज उन्हें अटेम्प्ट करने चाहिए। पीवाईक्यू भी कम्स आउट, पीवाईक्यू को हम एक अल्टीमेट की तरह लेते हैं, बिकॉज हमारे लिए एग्जामिनर में कितनी विजडम हो या ना हो, बट हमारे लिए एग्जामिनर इज द अल्टीमेट, क्योंकि उन्हीं को पेपर डिसाइड करना, तो बॉडी है वही हमारे लिए अल्टीमेट है, राइट। सो ये डिस्ट्रैक्शन भी दूर करो, जिसमें कि आप नाउ सी क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें कि आप वेराइटी ऑफ मटेरियल्स व्हाइल योर ओन मटेरियल इज नॉट फुली रेडी टू डू दैट। स्टिक ऑफ लेंथ एल मास एम, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे है, और एक एम मास स्पीड वी से कोलाइड करता है इलास्टिकली विद द स्टिक एज शोन इन द फिगर। आफ्टर द कोलिजन ये मास रेस्ट पे आ गया, देन व्हाट विल बी द मास ऑफ द बॉल। सो लुक एट दिस, आप ये देखो, एम मास वी स्पीड से बाद में रेस्ट पे आ गया। इसके बाद आई हैड टोल्ड यू कि आप एक रिजिड बॉडी को कहीं पे भी स्ट्राइक करोगे उसके सेंटर ऑफ मास की, क्योंकि इसकी वेलोसिटी बाद में जीरो हो गई, इसका मतलब कि पूरा मोमेंटम इससे मिल गया, तो इसकी वेलोसिटी वी टू विल बी इक्वल टू एम वी अपॉन एम, राइट। क्योंकि ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे इन्होंने इजी बना दिया, इसका मोमेंटम पूरा इसे मिल गया, और मोमेंटम आप एक रिजिड बॉडी को कहीं पे भी दो, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी जितना मोमेंटम मिला अपॉन इसका मास एम। अब ये ओमेगा से रोटेट करना भी स्टार्ट करेगा, जब ये ओमेगा से रोटेट करना स्टार्ट करेगा, तो मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम लूंगा, सो दैट विल बी एम वी एल बाई टू इज इक्वल टू, ये तो रेस्ट पे ही आ गया बाद में, इसके पास तो एंगुलर मोमेंटम है नहीं, सो दैट इज टोटल व्हाट आई ओमेगा, आई 1/12 एम एल स्क्वायर इंटू 1/12 एम, इसका कैपिटल एम है, एम एल स्क्वायर इंटू ओमेगा। सो बच्चों, ओमेगा की वैल्यू आ गई 2 से 6 एम वी अपॉन कैपिटल एम एल, क्योंकि एक एल से एक एल कैंसिल होगा, ये ओमेगा आ गया। अब मैं हमसे बोला कि अगर वो रेस्ट पे आ गया तो स्मॉल एम और कैपिटल एम का रेशो क्या होगा। अब मैं ई वाला इक्वेशन लगाता हूँ, ई इक्वल्स 1 बिकॉज कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, इक्वल्स टू कोलिजन के बाद रॉड के इस पॉइंट की वेलोसिटी, कोलिजन के बाद रॉड के इस पॉइंट की वेलोसिटी ओमेगा इंटू एल बाई टू, कितना हुआ ओमेगा इंटू एल बाई टू, प्लस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, तो इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी क्या होगी, वी सेंटर ऑफ मास प्लस ओमेगा एल बाई टू, सो दैट विल बी एम वी अपॉन एम प्लस माइनस साइन आएगा, प्लस वॉट ओमेगा इंटू एल बाई टू, सो एल बाई टू से मल्टीप्लाई करोगे तो आ रहेगा सी एम वी अपॉन कैपिटल एम, सी एम वी अपॉन कैपिटल एम माइनस जीरो, इसकी वेलोसिटी माइनस इसकी वेलोसिटी कोलिजन के बाद, कोलिजन के पहले इस पॉइंट की वेलोसिटी जीरो, माइनस इसकी वेलोसिटी वी, से माइनस कैंसिल होगा, और ये v इस ओर आ जाएगा, सो v इक्वल्स टू एम वी, सी एम वी अपॉन एम प्लस एम वी अपॉन एम, यहाँ रहेगा आपका 4 mv अपॉन एम, सो 4 mv अपॉन कैपिटल एम, v से v कैंसिल, सो कैपिटल m इक्वल्स टू 4m। सो देखो करेक्ट ऑप्शन क्या है, स्मॉल m इक्वल्स टू m बाई 4, सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो बच्चों पूरे पेपर में अब तक जो क्वेश्चन एक मुझे ठीक मिला है, क्योंकि आई कैन मतलब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि वो मे बी कि आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते थे, या टफ क्वेश्चन था, जो कि कह सकता हूँ कि जेई मेन के लेवल से, मतलब ऐसा नहीं कि जेई मेन में किसी भी स्लॉट में कोई क्वेश्चन टफ नहीं आते, कुछ कुछ आ जाते हैं, बट फिर भी कह सकते हैं दिस क्वेश्चन वाज मोर एप्ट फॉर द जेई एडवांस। ये एक पहला क्वेश्चन था जो कि रियली एक टफ था, ठीक है ना। नाउ सी, आई होप कि आप समझ गए होंगे इसे, क्यों बच्चों, इज इट क्लियर। अब नमन वीडियो देखना दोबारा से, राइट। नाउ से क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है
कि एक हुप है और 20 फीट से ये रोल कर रहा है, एक पॉइंट P है, उसकी आपको थीटा एंगल पे स्पीड बतानी। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या बताया था आपको, कॉन्सेप्ट ये बताया था बच्चों की 20 फीट से रोल कर रहा है और यहाँ पे एक पॉइंट थीटा है एंगल पे। तो सेंटर की वेलोसिटी भी आ गए हैं और सेंटर के रिलेटिव इसकी वेलोसिटी इस ओर क्या होगी, v टेंजेंशियल। कोई भी पॉइंट जो सर्कमफेरेंस पे है जब रोलिंग चल रही है तो उसकी वेलोसिटी सेंटर के रिलेटिव कितनी होगी, v टेंजेंशियल होगी। रोलिंग में सेंटर की वेलोसिटी v है और रोलिंग में तो सर्कमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट होगा उसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल v होगी। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी इसके रिलेटिव v है और इसकी इटसेल्फ v है, तो ग्राउंड क्लैरिटी क्या होगी, इन दोनों का रिजल्टेंट। यानी कि इस पॉइंट की वेलोसिटी का एक इस ओर v है, वही सेंटर वाली वेलोसिटी, क्योंकि अगर ये रोल नहीं कर रहा होता तो 20 स्पीड से इस ओर जा रहा तो वो तो ये भी 20 स्पीड से रहा था। और ये एंगल थीटा दे रखा है, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना रहेगा, ये इन दोनों के बीच का एंगल ये हो गया, ये तो 90 हुआ, रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल, तो 90 माइनस थीटा, 90 प्लस 90 माइनस थीटा मीन्स 180 माइनस थीटा। तो नेट वेलोसिटी v डैश आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ v इंटू कॉस ऑफ 180 minus theta. So that becomes v dash is equal to square root of 2v square. तो 2v square में से v बाहर आ गया और 2 कॉमन हो गया, 1 और ये माइनस cos थीटा। अब cos थीटा को आप उसमें ब्रेक कर लो, 2 और cos थीटा विल बी व्हाट, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो आप इसे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 में करो, cos थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 1 से 1 कैंसिल और आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सो दिस बिकम्स v डैश इज इक्वल टू 2 बाहर आ गया, 2v साइन थीटा बाई 2। सो ये क्वेश्चन भी मतलब मैं टफ नहीं करूंगा कहूंगा, क्योंकि जब भी हम लोग जेई की एक ठीक प्रिपरेशन करते हैं, वो एक अलग बात है कि सीइंग की हमारे साथ कैसे बच्चे हैं तो क्लास में कितना कैसे कवर कराना, कि मतलब किसी बच्चे को एक बार दो बार समझाने के बाद भी है, जब बच्चों के रिस्पॉन्सेज आते हैं कि नहीं समझ में आ रहा, उन्हें टफ लग रहा है, तो जनरली ऐसा होता है कि एक सर्टेन लेवल को लिमिट किया जाता है और उसी लिमिटेशन को मैं आपके सेपरेट सेशंस लेकर के रिमूव करता हूँ कि आप कहीं पे लिमिटेड ना रहें। बट एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि जब भी कोई रोल करके चीज जाती तो वो एंगल थीटा यहाँ पे, एंगल थीटा यहाँ पे, कहीं पे कोई, और मैंने करा भी रखा है, आई थिंक ये तो मैंने क्लास में भी करा रखा है और एक सेशन लिया था उसमें भी कराया हुआ है कि उसकी वेलोसिटी का निकालना। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे ये, इफ अंडरस्टूड से यस। ओके, सो दो ऑल दो मतलब मुझे रिस्पॉन्स के लिए एक बच्चे से ही मिलता है और मैं उसी के थ्रू आगे बढ़ जाता हूँ। पार्थ भी सेज यस। शौर्य आर यू देयर, शौर्य आर यू देयर, शौर्य सो यू आर नॉट देयर, ओके। नाउ सी क्वेश्चन नंबर, ये तो 19 20, क्वेश्चन नंबर 20 है स्टूडेंट्स की, स्फीयर के सरफेस पे जिसकी रेडियस ए है इज ए एम, तो ए एम बाई ची एट डिस्टेंस ऑफ वॉट। तो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी का एक्सेशन टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ ए स्फीयर, जिसे हम बोलते हैं एक्सेशन टू ग्रेविटी, वही होती है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो एम मास अगर है और रेडियस आर है तो सरफेस पे जी की वैल्यू होगी जी एम बाई आर स्क्वायर, और सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर, इसमें पूछा गया सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर जी डैश की वैल्यू होगी जी एम बाई एक्स स्क्वायर। सो इन्होंने बोला पहले जी है और बाद में जी बाई थ्री, सो दिस जी बाई थ्री इज इक्वल टू जी एम बाई एक्स स्क्वायर। दोनों को डिवाइड करोगे
तो रहेगा 3 से GM कैंसिल, और ये रहेगा x² / r². So x is equal to r√3. So this will be the correct answer. आई होप कि ये समझ में आ गया होगा. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसे आप बोलते हो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है. तो अगर एक m मास का स्फीयर है तो सेंटर से x डिस्टेंस दूर x जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी दैट इज व्हाट बाहर होता है GM/x². x r से बड़ा है और सरफेस पे वही GM/x². उसी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसी को बोलते हैं जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है. तो ड्यू टू ए मास what is gravitational field intensity, the same is called acceleration to gravity. Is this clear? Now see, इसका नमन इज सेइंग कि इसका आंसर जो आ रहा है वो डी आ रहा है. देखो क्वेश्चन नंबर 20. हाँ √3 आ रहा है ना, सॉरी r√3. तो क्वेश्चन नंबर 20 में करेक्ट ऑप्शन है, हाँ 20 का डी. हाँ तो वो गलत दे रखा है, मैं इसे करेक्शन करा दूंगा. इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा. ठीक है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा. वैसे भी अंदर तो फील्ड हो ही नहीं सकती उतनी. ठीक है ना. अंदर वाला भी मैं एक बार ऑप्शन चेक कर लेता हूँ, क्योंकि अंदर भी इसके क्या होता है, अंदर फील्ड का फॉर्मूला होता है. उन्होंने अंदर पूछे है बाहर. अगर मैं सेंटर से अंदर x डिस्टेंस दूर लूं तो चाहो तो आप फॉर्मूला नोट कर सकते हो. जी डैश होता है, जी जी डैश की वैल्यू होती है कैपिटल G mx/r³ ये होती है. G mx/r³ ये होता है. तो अगर ये G/3 है, G/3 इज इक्वल टू, अंदर भी क्योंकि कम होती है, G mx/r³. अब मैं इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करता तो यार आता सी G/G/3 इतना आ गया, और इससे GM से GM कैंसिल होता, और r³ ये नीचे चला रहा, ऊपर चला रहा था r³, और नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था इसका x, और उसका उस वाले का क्या आ रहा था r². तो G इसका आ रहा था x × r². सो r से एक r कैंसिल, r इक्वल टू आ रहा था कितना, x निकालना था. मैं x की वैल्यू आ रहा थी r/3 आ रहा थी. x इज इक्वल व्हाट r/3. तो बच्चों करेक्ट तो ये भी था. मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में मे भी मैंने कभी किसी यही रॉन्स का क्वेश्चन दे दिया हो गलती से, और उसमें दो करेक्ट ऑप्शंस हो. तो सेंटर से x डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस बाहर भी वही वैल्यू होगी और इतनी डिस्टेंस अंदर भी होगी. अंदर अगर निकालो जैसे अर्थ के लिए निकालते हो ना, वैसे यहाँ पे जब अंदर सेंटर से x डिस्टेंस दूर निकालते हो तो ये फॉर्मूला होता है. राइट. सो अब इसमें क्या करूंगा मैं, चलो मैं इसमें आपको मैं मॉडिफाई करा दूंगा आंसर, एडिट करा दूंगा उसे. जिसका √3r जिसने किया होगा तो उसे मैं r√3 उसे मार्क्स दिला दूं. ठीक है ना. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 21 स्टूडेंट्स है कि एक अल्फा पार्टिकल है, वन डायमेंशनल कोलिजन होता है. इट इज स्कैटर्ड डायरेक्टली बैकवर्ड विद losing 64% of its kinetic energy. The mass of the nucleus is nm. तो आप देखो कि अल्फा पार्टिकल का मास m और उसका मास nm. तो इलास्टिक कोलिजन होता है और 64% एनर्जी इसने लूज कर दी. यानी अगर v स्पीड से स्ट्राइक करता तो काइनेटिक एनर्जी थी ½ mv². तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बच गई कितनी, 36%. तो 36/100 इतनी काइनेटिक एनर्जी इसके पास बच गई. राइट. तो इसकी वेलोसिटी हो गई ½ mv². आपको दूसरे वाले का मास बताना है. तो वो तो वैसे एक ही इक्वेशन से आ रहा था, मुझे जरूरत ही नहीं है. इतनी काइनेटिक एनर्जी इसकी हो गई और दूसरे वाले की काइनेटिक एनर्जी हो गई कितनी, मैं सीधे ले रहा हूँ, उसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई
प्लस हाफ mv² इंटू 64/100, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कैन होती है। अगर इसके पास 36% आ गई तो उसके पास 64% आ गई होगी। उसके पास क्या होगी? 64%। मतलब मैंने इसमें nm नहीं लिया, इसी की काइनेटिक का 64% कर दिया, एंड दैट इज व्हाट, वो आपका हो गया, दिस इज व्हाट हाफ m v²। नहीं, ये तो ठीक है, इसकी इतनी होगी, इसकी इतनी हो गई। हमें इससे दूसरे इक्वेशन तो बनाना पड़ेगा ही, क्योंकि अगर उसकी इतनी काइनेटिक एनर्जी हो गई तो मुझे उसका इक्वेशन लिखना पड़ेगा, ये हाफ nm इंटू v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये उसकी काइनेटिक एनर्जी है। सो दैट मीन्स कि this half nm into v dash square equals to half mv square into 64/100। सो इससे आपका m से m कैंसिल और हाफ से हाफ कैंसिल, और v डैश की वैल्यू आ गई, v डैश becomes equal to what, v डैश की वैल्यू आ गई 8/10 इंटू v, ये v डैश आ गया। अब मुझे e वाला इक्वेशन लगाना पड़ेगा, e इक्वल्स 1 इक्वल्स टू कोलिजन के बाद वाली वेलोसिटी माइनस ऑफ 8/10v माइनस माइनस, इसकी वेलोसिटी अपोजिट हुई तो मैंने माइनस माइनस करके प्लस कर दिया, और इसकी वेलोसिटी मुझे लिखनी पड़ेगी 36/100 इंटू हाफ mv² इक्वल्स टू हाफ mv1²। हाफ m से हाफ m कैंसिल, और v1 की वैल्यू आ गई इससे v1 6/10 इंटू v, सो 6/10 इंटू v कोलिजन के पहले हो गया आपका। तो इससे मैं मास कैसे निकालूं? अच्छा, मोमेंटम के कंजर्वेशन से। तो अब जरूरत थी नहीं इसकी, मतलब ई वाले इक्वेशन लगाने की जरूरत ही नहीं थी। आप उसी देखो कि वेलोसिटी वी डैश आ गई और ये वाली वेलोसिटी आ गई, तो इनिशियल मोमेंटम कितना था mv, और बाद में मोमेंटम आ गया nm इंटू इसकी वेलोसिटी दूसरे वाले की 8/10 इंटू वी, माइनस पहले वाले की का मोमेंटम, क्योंकि अपोजिट है इसे माइनस साइन, इंटू वॉट m इंटू 6v/10, 6v/10। तो इससे m m m कैंसिल कर दो, v v v v कैंसिल कर दो, सो ये आ गया, दिस बिकम्स 1 इक्वल्स टू 8n/10 प्लस, सॉरी माइनस 6/10, 6/10 इस ओर आ गया, 6/10 इक्वल्स टू 8n/10, सो n इक्वल्स टू आ गया 6/8। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या था? क्वेश्चन नंबर 21। 21 में करेक्ट आंसर था 4। तो गलती कहाँ पे हुई? हम्म, चलो एक बार फिर से देखते हैं इसे। हम्म, लेट्स सी। आप देखो, हमने क्या कि इसने 64% एनर्जी इसने, तो 36% बच गई, और उसको मिल गई 64%, तो उसकी एनर्जी इतनी हो गई। तो हाफ nm इंटू वी डैश स्क्वायर इक्वल हाफ mv² इंटू 64/100। m से m कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, सो वी डैश की वैल्यू आ गई 8v/10। ऑल राइट, और जितनी काइनेटिक एनर्जी इसकी आ गई उससे हमने इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाली, 36/100 इंटू हाफ mv² इक्वल हाफ m v1² हाफ m से हाफ m कैंसिल, तो v1 की वैल्यू आ गई 6/10v। ऑल राइट, अब हमने मोमेंटम का इंजर्ट किया, तो इनिशियल मोमेंटम था mv, बाद में हो गया nm 8/10v माइनस, है ना, तो इसका अपोजिट डायरेक्शन मोमेंटम है, तो आप उसका वेक्टर सम करोगे, सो दैट 6 mv/10।
सो एम वी कैंसिल कर दिए और ये आ गया 1 इक्वल्स टू 8n/10 - 6/10। अच्छा, ये कुछ गलत हो गया यहाँ हमने कैलकुलेशन में मिस्टेक की। सो दिस बिकम्स कि 8n/10 इज इक्वल टू 1 + 6 आएगा, तो 1 + 6/10 आ जाएगा 16/10, है ना। 60/10 यही आएगा ना, 1 + 6/10, सो दैट विल बिकम 16/10। सो n की वैल्यू 2 आएगी, 4 तो नहीं आएगी। n की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। तो बच्चों मैंने एक बार चेक कर लिया है, आपको भी तरीका पता लग गया होगा, आप भी चेक कर लेना, अदरवाइज मैं इसे करेक्शन करा दूंगा। इसमें n के लिए 2 आ रही है। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखो। क्वेश्चन नंबर 22 में सॉलिड स्फीयर मास m रेडियस r, इसमें से क्यूब कट किया गया। आपको बच्चों कुछ नहीं करना था, आपको केवल मास m 4/3 पाई r³ वॉल्यूम का मास कितना है, m है। फिर इसमें से मैक्सिमम उसका क्यूब आप कट करोगे, उस क्यूब की साइड ही तो कैलकुलेट करनी होगी, उस क्यूब की साइड कितनी होगी। सो इसी दिस विल बी 45 डिग्री एंगल, ये 45 डिग्री एंगल, और ये कितना है, a/2। आपको इसका जो रेडियस r, तो साइन 45 डिग्री, है ना। ये देखो ठीक से हमने निकाला है क्योंकि ये 3D फिगर है। तो उस 3D फिगर में जो रेडियस r आएगी, r, वो आपका जो क्यूब होगा, क्यूब का ये जो होगा ना, ये क्यूब का जो ये वाला पार्ट है ना, ये क्यूब की एक साइड का हाफ नहीं है, ये उसके डायगोनल का हाफ है। आप 3D में सोच करके देखो कि जो इसका, जब आप कॉर्नर से मिलाओगे तो रेडियस r और एक डायगोनल का हाफ आएगा, तो ये डायगोनल का हाफ हुआ, ठीक है ना। सो दैट मीन्स व्हाट, डायगोनल का हाफ, डायगोनल अगर a है, डायगोनल को मैंने माना a डैश, तो a डैश/2। तो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45 क्यों, cos 45, cos 45 डिग्री इज इक्वल टू a डैश/2 अपॉन r। सो a डैश इज इक्वल टू, और ये y√2 आ जाएगा, 2r/√2, a डैश इज इक्वल टू 2r/√2। ये सो a डैश की वैल्यू है पूरा डायगोनल। इज दैट क्लियर। सो दैट मीन्स व्हाट की जो साइड आएगी a, दैट विल बी a डैश/√2, दैट विल बी साइड r ही आ गई। इसकी साइड कितनी r आ रही, फिर इससे तो 2 से 2 कैंसिल। एक बार फिर से 3D में देख लो, इमेजिन कर लो कि इसका ये सेंटर हुआ, और सेंटर में आपने जैसे क्यूब बनाया, तो जब आपने सेंटर से उसे एक कॉर्नर को ज्वाइन कराया, फिर जब आप एक कॉर्नर को ज्वाइन कराओगे तो रेडियस r हो गई वहां से, और जो राइट एंगल ट्राइंगल बना, उस राइट एंगल ट्राइंगल का बेस, क्यूब का बेस जो हुआ वो क्यूब के डायगोनल का हाफ हुआ। तो डायगोनल अगर a डैश है तो a डैश/2, तो cos 45 इज इक्वल टू a डैश/2 डिवाइड बाई r। सो r विल बी इक्वल टू, मैंने ये क्या, cos 45 इक्वल टू a डैश/2 बाई r। सो a डैश विल बी 2r/√2, और उसकी पूरा डायगोनल हो जाएगा a डैश, ये a डैश की वैल्यू आ गई 2r/√2। तो उसकी जो क्यूब की एक साइड है, क्यूब की साइड आ जाएगी a डैश/√2, तो दैट विल बी रेडियस r की इक्वल आ रही है। साइड r की इक्वल कैसे आ पाएगी, यहाँ बच्चों मैं थोड़ा सा एक बार आपको 3D में फिर से देखना पड़ेगा कि जो मैक्सिमम क्यूब आप कट कर पाओगे, उसका 3D में देखो कि ये हुआ आपका कॉर्नर से r, और ये हो गया a डैश, अगर एक डायगोनल हुआ तो a डैश/2 हो गया। नहीं नहीं, अच्छा, ये जो आपका आया बीच से ही तो हुआ। चलो, हम इस पे मतलब मैं उस पे नहीं जा, मतलब ये मैं अलग से, आपको नहीं आ पाएगा तो मैं कैलकुलेट करके भेज दूंगा, सो दैट कि वी डोंट वेस्ट टाइम।
आपको इसके अंदर से जो क्यूब हम निकाल सकते थे, उस क्यूब की साइड निकाल लो, ठीक है? जो भी है, मैं अगर नहीं कैलकुलेट कर पाऊँगा तो मैं भेज दूँगा। उस क्यूब की साइड निकाल लो, ठीक है ना? और उससे क्यूब का वॉल्यूम निकाल लो। तो यूनिटी मेथड से क्यूब का मास आ जाएगा, क्योंकि m मास इतने वॉल्यूम का, तो यूनिट वॉल्यूम का मास m अपॉन दिस थिंग। तो a क्यूब का मास कितना आएगा वो निकाल लेना। अब जब मास आ जाएगा तो सेंट्रल एक्सिस के अबाउट उस क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 1/6 ma²। क्यूब का अपने एक सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m a²। a वहां पे उसकी साइड है और m उसका मास है, तो उससे आ जाएगा। तो ठीक है, इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन में भी थोड़ा सा टफ था। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 23। एक यूनिफॉर्म एल लेंथ और मास m की रॉड है। जे इम्पल्स इसे मिला है। बी परपेंडिकुलर द रॉड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। स्पीड ऑफ द पार्टिकल p एट ए डिस्टेंस l/6 from the center towards a of the rod after time t is this thing, to find n। तो यूनिफॉर्म रॉड ए बी, मास m, लेंथ l, रेस्ट पे है। An impulse J is applied to the end B। यहाँ पे एक impulse J अप्लाई किया। स्पीड ऑफ पार्टिकल P एट डिस्टेंस l/6, जो यहाँ से l/6 डिस्टेंस दूर है, उसकी स्पीड क्या होगी टुवर्ड्स A के टुवर्ड्स कितनी होगी आफ्टर टाइम t। तो पहले देखो आपकी J इम्पल्सिस का होगा क्या, ये रॉड एक तो रोटेट करेगी और ट्रांसलेट करेगी। ये रॉड यहाँ पे आ गई, जैसे ही आप J इम्पल्स दोगे इसका ओमेगा आ जाएगा J इंटू l/2 इज इक्वल टू 1/3 ml² इंटू ओमेगा। इसका एंगुलर इम्पल्स हो गया J इंटू l/2, दैट विल बी I इंटू ओमेगा। सो ओमेगा की वैल्यू आ गई 3/2 J अपॉन ml। ये इसका ओमेगा आ गया। तो ये कितना एंगल रोटेट कर जाएगा, ये एंगल इसका रोटेशन का थीटा आ गया, ओमेगा इंटू टी। थीटा इक्वल्स व्हाट, ओमेगा इंटू टी। ये इसका ये आ गया। अब इसके सेंटर की स्पीड, जो इसे सेंटर मास की स्पीड मिली थी, वो इसे कितनी मिली थी v। सेंटर मास की स्पीड इस ओर थी v, और v था j/m। तो सेंटर मास की स्पीड उसी ओर रहेगी j/m, और रोटेशन के ड्यू टू इस पॉइंट की स्पीड आ जाएगी जो भी ओमेगा है, ओमेगा इंटू l/2। ओमेगा इंटू l/2, राइट? मतलब जो पॉइंट यहाँ से l/6 डिस्टेंस दूर है, उसकी स्पीड आ जाएगी रोटेशन के ड्यू टू इस ओर आ जाएगी ओमेगा इंटू l/6। अब आपसे पूछेगा इस पॉइंट की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की ओर कितनी होगी। इस पॉइंट की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की ओर, तो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट इस ओर आएगा और एक कंपोनेंट आएगा इस पॉइंट के अबाउट ओमेगा स्पीड से रॉड रोटेट कर रही है। तो इसकी स्पीड इस ओर हुई और वेलोसिटी का कंपोनेंट पूछेगा ए एंड की ओर। तो टुवर्ड्स द एंड ए इसकी स्पीड अगर मैं निकालूंगा, तो इसकी नेट स्पीड जो आ रहेगी इस v का सेंटर मास वाली स्पीड भी इसमें होगी। अच्छा ठीक है, इसकी जो स्पीड है आप देखो ये होगी कि इसकी एक स्पीड इस ओर हो गई ओमेगा l/6, और एक स्पीड इस ओर आ गई v j/m। अब इन दोनों के बीच का एंगल आपको पता है, ये थीटा है। ये जो हो गया ये 90 माइनस थीटा हो गया। तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, ये थीटा ही आ जाएगा। ये थीटा आ जाएगा ना, ये इसके परपेंडिकुलर है। सो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। अब आपको दोनों स्पीड्स के बीच का एंगल पता थीटा है, तो ये वेलोसिटी इनके बिल्कुल बीच में जहाँ पे भी है, इसका दोनों का रिजल्टेंट आएगा। उसका एक कंपोनेंट ए की ओर आएगा, वो कंपोनेंट आपको दे रखा है, तो वो टाइम के टर्म्स में आएगा, क्योंकि एंगल थीटा टाइम के टर्म्स में है। मैं एक बार से, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ये टफ है, मैं एक बार इसे फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। आप पहले इसकी मैकेनिज्म समझोगे कि आप किसी पॉइंट की वेलोसिटी निकालते कैसे हो।
किसी पॉइंट की नेट वेलोसिटी आप निकालते कैसे? जैसे जे इम्पल्स आपने यहाँ पे दिया, तो सेंटर ऑफ मास को वेलोसिटी मिली जे बाई एम, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लगातार आगे की ओर रहेगी, जिस डायरेक्शन में इम्पल्स मिला उसी ओर रहेगी। जे इम्पल्स का सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम हो गया जे इंटू एल बाई टू, सो दैट बी आई इंटू ओमेगा, उससे आपका ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो ये रोटेट भी कर रहा, अब टी टाइम ये रोटेट कितना करेगा इस तरीके से, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी। तो आपको ओमेगा की वैल्यू पता, उससे क्या होगा, ओमेगा टी एंगल ये आ जाएगा, राइट। अब देखो इसमें ये जो पॉइंट एल बाई सिक्स डिस्टेंस दूर है यहाँ से, इसकी एक वेलोसिटी रोटेशन के ड्यू टू इस ओर आएगी, और जो सेंटर मास की वेलोसिटी है, वो सेंटर मास वाली वेलोसिटी तो इस ओर है, वो वाली वेलोसिटी इस ओर है ही। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसकी स्पीड ए की ओर कितनी होगी, क्योंकि यारी जो वेलोसिटी होगी, ये रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर है, तो इसकी वेलोसिटी का इस ओर कोई कंपोनेंट नहीं होगा। हाँ, ये जो वेलोसिटी वी है, इसका एक कंपोनेंट इस ओर आएगा, वी कॉस ऑफ जे बाई एम इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। बोलो समझ रहे हो ना? तो इस क्वेश्चन में उन्होंने जो पूछा ना कि एल बाई सिक्स फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स ए ऑफ द रॉड, अच्छा ठीक है, हमारा सब कुछ ठीक है, लेकिन हमने क्या करा, पॉइंट ए हमने इस ओर लिया हुआ है, मतलब मैंने एल बाई सिक्स डिस्टेंस दूर इस ओर लिया हुआ है। ये ऐसा है क्वेश्चन, उसकी लैंग्वेज में कॉमा होना चाहिए। velocity of a point A, velocity of a point which is towards A from the center L by 6 डिस्टेंस दूर, सेंटर ए की ओर वाली वेलोसिटी नहीं पूछी गई है, जो सेंटर से एल बाई सिक्स डिस्टेंस दूर ए की ओर है, उसकी वेलोसिटी नेट वेलोसिटी क्या होगी। हाँ तो ठीक है, इसकी वेलोसिटी यहाँ से एल बाई सिक्स डिस्टेंस दूर वाले पॉइंट की इस ओर वेलोसिटी आएगी ओमेगा इंटू एल बाई सिक्स, और इस पॉइंट की एक वेलोसिटी वी इस ओर है, तो इनके बीच का एंगल, आई थिंक कि जो एंगल आएगा इनके बीच का, वो 180 माइनस थीटा आएगा। आप फिगर से देख लेना, दिस विल बी व्हाट 180 माइनस थीटा, देख लेना 180 माइनस थीटा, ये पाई बाई टू प्लस थीटा, ये आएगा पाई बाई टू प्लस थीटा। तो आप v और ओमेगा एल बाई सिक्स जो वेलोसिटी है, ओमेगा की वैल्यू आप निकाल चुके हो, ओमेगा की वैल्यू हमने निकाली थी ना, तो उन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेना, और रिजल्टेंट वो टाइम के टर्म्स में आएगा, उसे इससे इसके इक्वल कर देना और आ जाएगा। आप समझ गए ना, मैंने पॉइंट इस ओर ले लिया, और ये टूवर्ड्स ए वेलोसिटी नहीं पूछी थी, ये बोला गया था पॉइंट पी ए की ओर है, सेंटर से ए की ओर एल बाई सिक्स, तो उसे रोटेशन से ओमेगा इंटू एल बाई सिक्स इस ओर मिली, और सेंटर मास की वेलोसिटी भी आगे, तो इसकी भी वेलोसिटी भी आगे, इन दोनों का रिजल्टेंट थीटा निकालना मैंने आपको बता दिया है, राइट। ये अच्छा क्वेश्चन था, मतलब जैसे मैंने बोला था टफ, इनमें से दो तीन क्वेश्चंस बात के हैं जो टफ है। नाउ द मास एंड डायमीटर ऑफ ए प्लैनेट आर टू टाइम्स दोज ऑफ द अर्थ, तो यहाँ पे आपको जी का रेशो ही तो निकालना होगा। तो देखो, इसका जो जी की वैल्यू अर्थ के सरफेस पे होती है, जी एम बाई आर स्क्वेयर, तो जी डैश वहां पे होगा जी, और मास उसका है, मास और डायमीटर डबल है, तो मास को कर दो 2m, और डायमीटर आर, जब डायमीटर डबल है तो रेडियस भी आर हो डबल होगी, तो 4r स्क्वेयर, तो जी बाई जी डैश इज इक्वल टू कितना आ गया, 4, नहीं 2 से आ गया, 2 आ गया, जी डैश इज इक्वल टू जी बाई, तो अर्थ पे जो टाइम पीरियड टी था, जो सेकेंड पेंडुलम होता है उसका टाइम पीरियड हम बोलते हैं 2 सेकेंड होता है, तो तो 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी। अब वहां पे इसका टाइम पीरियड हो गया टी, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई वही लेंथ जिसका टाइम पीरियड टी एल, तो जी की जगह आ गया जी बाई टू, जी बाई टू, सो टू दोनों को डिवाइड करोगे, तो 2/t इज इक्वल टू 2/t कितना आ गया, इससे ये डिवाइड करोगे तो आ जाएगा नीचे बाई रूट टू आ जाएगा केवल,
1/√2, तो t इज इक्वल टू 2√2, तो बच्चे 2√2 आ जाएगा। तो 2√2 अंदर आएगा तो कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 8। इसका आंसर आना चाहिए √8। ये क्वेश्चन नंबर 24 बी। हाँ 8 दे रखा, ठीक है। सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड टू टी जो है ना 2 सेकेंड्स होता है। फिर 25 है। 25 में आपसे जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च ए सैटेलाइट ऑफ मास m फ्रॉम द surface of the planet of mass m and radius r in a circular orbit at an altitude of this much is। तो देखोगे कि ये आपका हो गया, मैंने क्या बताया था, अल्टीट्यूड आपको देना कितना है, सर्कुलर ऑर्बिट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2r। एल्टीट्यूड 2r यानी कि उसकी सेंटर से डिस्टेंस 3r होगी। तो उस पॉइंट पे आप उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख लो। पोटेंशियल एनर्जी होगी उसकी -G m सैटेलाइट की -G m m/3r, डिस्टेंस तो सेंटर से लोगे ना, और पोटेंशियल एनर्जी का हाफ कर दो टोटल एनर्जी। पोटेंशियल प्लस काइनेटिक दोनों आ गई। अर्थ के सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी विल बी -G m m/r प्लस व्हाट, काइनेटिक एनर्जी जो आपको देनी पड़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी सरफेस ऑफ द अर्थ शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट एट दैट पॉइंट। अब इससे जो आप काइनेटिक एनर्जी निकालोगे उसे जो दे रखा उसके इक्वल कर देना, उससे n की वैल्यू आ जाएगी। उससे क्या होगा स्टूडेंट्स, n की वैल्यू आ जाएगी, राइट। सो अब इस सेशन में धीरे धीरे केवल 4 स्टूडेंट्स बचे। लेट मी सी के हु आर प्रेजेंट। नमन, अक्षत, भूमिका एंड मी, 3 बच्चे हैं। तो आई कैन जज द कैपेसिटी ऑफ द किड्स। ओके, चलो कोई बात नहीं। अब मैं ये सेशन एंड कर रहा हूँ और आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा, ठीक है। तो बात के कुछ क्वेश्चन टफ थे, बट आप इसमें मतलब जैसे मैंने बोला टफ पेपर को कैसे टैकल करूं, तो टफ पेपर में यही है कि उसमें भी क्या होगा, 15 क्वेश्चंस नॉर्मल से होंगे, मतलब कोई बहुत टफ नहीं होंगे। और क्वेश्चंस के एनालिसिस के थ्रू भी पता लग गया होगा कि 15 टू 16 क्वेश्चंस एक ऑर्डनरी फॉर्म में, मतलब एक केवल बेसिक्स फॉर्मूले सब कुछ याद है, और जैसा बोला गया क्वेश्चन में वैसे ही आप करते जाते तो आप उन्हें सॉल्व कर सकते थे। सो सेशन में एंड कर रहा हूँ बच्चों।